क्या मैं आपको दिख पा रहा हूं? प्लीज रिप्लाई करेंगे एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है सबको? चलो फाइनली मैं अब बहुत हद तक ठीक हूँ, बेटर हूँ। और आप लोगों के साथ मिलता हूँ तो और अच्छा हो जाता हूँ। बहुत टाइम के बाद मुलाकात हुई। गुड इवनिंग टू एवरीवन। चलो तो करें शुभारंभ आज की क्लास का। मेरी आवाज़ क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ मेरी क्लास, मेरे को आप लोगों को आवाज़ बहुत क्लियर आ रही होगी। कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे प्लीज़ बताना। मैंने आज की क्लास सीधा रेजिडेंशियल स्टेटस से स्टार्ट करने का सोचा। दोस्तों, रेजिडेंशियल स्टेटस को रिवाइज करेंगे हम लोग आज, ठीक है? और इसको मैं फास्ट ट्रैक क्लास भी कह सकता हूँ। बच्चे रिवीजन भी समझ सकते हो क्योंकि एग्जाम्स तो पास में आ ही रहे हैं। फास्ट ट्रैक इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मैं इसमें क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आपको कंप्लीट प्रैक्टिस कराऊंगा। बट याद रहे, फास्ट ट्रैक कह लो या रिवीजन कह लो, अल्टीमेटली ये आपको तभी समझ में आने वाला है जब आप पहले क्लासेस ले चुके हो। यस बेटा अजय, तो ये समझ में तभी आने वाला है जब आप पहले क्लास ले चुके हो। अगर आपने अभी तक पहले कभी क्लासेस नहीं ली हैं टैक्स की, चाहे मेरे से ली हो चाहे किसी भी टीचर से ली हो, तो मुश्किल होगी दोस्तों। इसीलिए क्योंकि मेरे को थोड़ा सा फास्ट कराना होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग रिवाइज करके आए हैं। और मैंने आपको ये बात बताई थी कि आप लोग फर्स्ट रिवीजन जरूर करके रखेंगे अब तक। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों से कि आपने फर्स्ट रिवीजन फिनिश कर दी है। यस और नो एवरीवन? नहीं बेटा, महक चैट यहीं पर होगी, तो यहीं पर रिप्लाई करना, ठीक है दोस्त? महक अग्रवाल। चलो आज की क्लास हमारा मेन मुद्दा रेजिडेंशियल स्टेटस के टॉपिक को लेकर है। और इसके बारे में आप जानते ही हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये वाला जो टॉपिक मैं करवाने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आना ही आना है, एक रेजिडेंशियल स्टेटस या इंसिडेंस ऑफ टैक्स। तो मैं सीधा ही रेजिडेंशियल स्टेटस से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है? मैं रेजिडेंशियल स्टेटस से स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखना। राहुल बेटा कोई बात नहीं, डोंट वरी, भगवान के आगे देर है अंधेर नहीं, है ना? तो अच्छा वक्त आएगा, डोंट वरी। चलो, तो रेजिडेंशियल स्टेटस आपको याद होगा बच्चों, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसएससी जो हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 6 में। यस और नो? और 6 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं 4 सब सेक्शंस, 6(1), 6(1) इंडिविजुअल के लिए। तो आप लोगों को पता है ना रेजिडेंशियल स्टेटस हम लोग क्यों निकालते हैं? क्योंकि देखो, आज टैक्स पे करना है तो किसी का टैक्स कैलकुलेट करने से पहले इनकम निकालनी पड़ती है। और इनकम निकालने से पहले उसका स्टेटस निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो रेजिडेंट्स होते हैं ना, रेजिडेंट्स, हमारे देश के रेजिडेंट्स, उनको हर तरह की इनकम पे टैक्स इंडिया में ही देना होता है। कहीं से भी कमाते हैं रेजिडेंट्स, उनको टैक्स कहां देना होता है? इंडिया में। क्या मेरी बात समझ में आती है? कहीं से भी कमाए।
ऑस्ट्रेलिया से कमाए, कनाडा से कमाए, जर्मनी से कमाए, ब्राजील से कमाए, रशिया से कमाए, आसमान से कमाए या पाताल से कमाए, या फिर कमाए अफ्रीका के जंगलों से, टैक्स कहां देना होगा? इंडिया में। तो रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया को टैक्स कहां देना होता है? इंडिया में। इस वजह से हमें रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। किसी का भी टैक्स निकालने से पहले इनकम निकालो, और इनकम निकालने से पहले स्टेटस निकालो। तो सेक्शन 6 जो है वो रेजिडेंशियल स्टेटस का है। अच्छा, नॉन रेजिडेंट्स हमारे देश में टैक्स सिर्फ तभी देते हैं जब या तो वो इनकम कमाते हैं इंडिया से, या फिर वो इनकम कमाते हैं इंडिया से, या फिर वो इनकम रिसीव करते हैं इंडिया में, तो ही नॉन रेजिडेंट्स टैक्स देते हैं, वरना इंडिया में वो नॉन रेजिडेंट्स टैक्स नहीं देते। इसी वजह से एक असेसी का ये जानना बहुत जरूरी है कि वो इंडिया का रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट। सो सेक्शन 6(1) इज अबाउट इंडिविजुअल, 6(2) इज अबाउट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, 6(3) का अगर आपको याद आ रहा हो ये है कंपनी के बारे में, और 6(4) एनी अदर पर्सन। सो रेजिडेंशियल स्टेटस में 6(1) इंडिविजुअल, 6(2) HUF, 6(3) कंपनी, 6(4) एनी अदर पर्सन। बच्चों याद रहे, इंडिविजुअल के लिए हमें चेक करना होता है कि वो इंडिविजुअल इंडिया का रेजिडेंट है या नहीं, और फिर चेक करना होता है कि वो इंडिविजुअल इंडिया का रेजिडेंट कौन से वाला रेजिडेंट है। तो 6(1) जिसमें यह चेक करना होता है कि वो रेजिडेंट है या फिर वो नॉन रेजिडेंट है, और फिर रेजिडेंट है तो कौन से वाला रेजिडेंट है? ROR याद है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, या फिर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। ठीक है बच्चों, तो इंडिविजुअल चेक करना बहुत जरूरी है कि वो इंडिविजुअल इंडिया का रेजिडेंट है या फिर वो नॉन रेजिडेंट है, और अगर रेजिडेंट है तो कौन सी कैटेगरी का रेजिडेंट है, जिसको मैंने बोला था प्योर रेजिडेंट, ROR ऑफ इंडिया, प्योर रेजिडेंट। RNOR जो जिनको मैं प्योर तो नहीं बोलूंगा, हां इंडिया का रेजिडेंट जरूर है, आता जाता रहता है इंडिया में। नॉन रेजिडेंट तो वो है जो इंडिया में आते ही नहीं, या आते हैं तो बहुत ही कम दिनों के लिए आते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में भी हमें रेजिडेंशियल स्टेटस इसी तरीके से निकालना होता है बच्चों, यस और नो, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, और फिर उसके बाद रेजिडेंट, उसके बाद चेक करना होता है कि वो कौन सी कैटेगरी का रेजिडेंट है, ROR या फिर NOR। और फिर इसके बाद हमें कंपनी देखनी होती है, और कंपनी दो तरह की होगी, या तो वो रेजिडेंट होगी या फिर वो नॉन रेजिडेंट होगी। इसके अलावा कंपनी के अंदर कुछ नहीं देखना होता। अच्छा, एनी अदर पर्सन में कौन आते हैं? बोलो, फर्म, AOP BOI, लोकल अथॉरिटी, और कौन आता है? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ये सब कैटेगरी कहां पे आती है? सेक्शन 6(4) एनी अदर पर्सन। और इसके लिए भी आपको या तो ये पता लगाना होता है कि ये रेजिडेंट है या फिर ये नॉन रेजिडेंट है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब दोस्तों सेक्शन 6 के अंदर ये कैटेगरीज हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है बच्चों? सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपके एग्जाम्स के लिए पूछा जाता है वो है सेक्शन 6(1), यानी रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। इज दैट क्लियर? आओ जरा स्टार्ट करते हैं बुक से। बुक मैंने शेयर कर दी थी ग्रुप पे, जिनके पास बुक नहीं है वो लोग स्टार्ट कर सकते हैं वहां से। इधर देखना, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स, सेक्शन 6, जो कि कहता है द इनकम टैक्स स्ट्रक्चर प्रिवेलिंग इन इंडिया इज सच दैट द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया have to pay more tax in comparison to non-residents of India. So it is very important to find out the residential status before calculating the tax liability of any person. ठीक है, देखो इसके अंदर मैंने कुछ समरी नोट्स नहीं बनाए हैं बिकॉज ये ऑलरेडी समराइज्ड है। इससे समराइज क्या करूंगा? ये तो आपको करना ही पड़ेगा, इतना पढ़ना पड़ेगा। हाँ, मैं आगे सैलरी चैप्टर और हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर और PGBP कैपिटल गेन के मैं कुछ समरी नोट्स बना रहा हूं, डोंट वरी। बट अभी फिलहाल रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए समरी नोट्स क्या बनाने हैं, ठीक है, तो ये हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं। आगे देखो, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल में सेक्शन 6(1), आपको पता है रेजिडेंट ऑफ इंडिया दो तरह के कंडीशंस होती हैं, दो में से कोई भी बेसिक कंडीशन पूरी कर गए तो आप इंडिया के रेजिडेंट बन जाते हो। एक, अगर उसका स्टे इंडिया में 182 डेज और मोर है। कितना? 182 डेज और मोर। ओ भाई 365 साल में दिन होते हैं, उसका आधा कर दो तो 182.5 बनता है। तो 182 डेज और मोर अगर आप इंडिया में रहते हो तो आप इंडिया के क्या बन जाते हो? रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इज दैट क्लियर? अच्छा, दूसरी बेसिक कंडीशन है, अगर ये वाली आप कंडीशन पूरी नहीं कर पाते हो तो आप 60 डेज वाली कंडीशन पूरी कर दो। 60 डेज वाली तो आसानी से कर जाओगे। अगर आप इंडिया में 60 डेज और मोर रह गए और पिछले 4 सालों में 365 डेज और मोर रह गए, ठीक है, ड्यूरिंग द 4 प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर,
तो आप इंडिया के रेजिडेंट माने जाओगे। तो दो कंडीशंस हैं, 182 या तो उसी साल जिस साल में हम चेक कर रहे हैं आपका रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है, 182 डेज अगर आप पूरा कर गए इंडिया में। जरूरी नहीं है दोस्तों कंटिन्यूअस हो, ब्रेक्स में भी हो सकती है। क्या मेरी बात समझे? मतलब 30 डेज के लिए आए फिर चले गए, फिर 40 डेज के लिए आए फिर चले गए, तो ये चीज पॉसिबल है। टोटल 182 डेज होना चाहिए, नहीं हुआ तो आप इंडिया के नॉन रेजिडेंट हो। दूसरी कंडीशन भी है जिसमें आपको 60 डेज और मोर या और इसके साथ साथ 60 डेज और मोर के साथ साथ 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, ये कंडीशन पूरी करनी पड़ती है। अच्छा, दोनों में से कोई एक पूरी करनी पड़ती है या दोनों की दोनों? दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी करनी पड़ती है। देखो लिखा है इफ ही और शी सेटिस्फाइज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू बेसिक कंडीशंस। दो बेसिक कंडीशन में से कोई एक कंडीशन पूरी करने पर आप इंडिया के रेजिडेंट हो जाते हो। क्या मेरी बात समझते हो? ओके सर, आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से ये कंडीशन सबसे आसान है कि नहीं? अच्छा, इसके बाद कहता है कि कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जिन सिचुएशंस में 60 डेज को सब्स्टिट्यूट करके 182 डेज लगा दिया गया है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में तो कोई अमेंडमेंट नहीं है, बट जो भी अमेंडमेंट नोटिफिकेशन वाली है वो मैंने अलग से वीडियो नहीं निकाली है, ठीक है, वो मैं साथ साथ ही बताता जाऊंगा। तो चैप्टर्स की जो रिविजन्स हैं वो मिस कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि अमेंडमेंट्स भी साथ साथ बताने वाला हूं और प्रैक्टिस तो मैं करवाने ही वाला हूं, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा अलग क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं, सिर्फ ये बुक वाले नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बुक वाले क्वेश्चंस कर चुके होंगे। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना तो बोलो जल्दी जल्दी। सो गए क्या सुस्त मुर्गे? मुर्गे मुर्गियां सुस्त। चलो इधर, 60 डेज सब्स्टिट्यूट हो गया 182 डेज से, ठीक है, और वो कौन सी सिचुएशंस में हो गया? तीन कंडीशन, तीन सिचुएशंस में। अगर आप इंडिया के सिटीजन हो, ध्यान से सुनना, अगर आप इंडिया के सिटीजन हो, आप इंडिया से बाहर जाते हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, किस पर्पस के लिए? इंप्लॉयमेंट पर्पस के लिए, ठीक है। अगर आप इंडिया के सिटीजन हो, इंडिया से बाहर जाते हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, किस पर्पस के लिए? इंप्लॉयमेंट पर्पस के लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? हम आपकी सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन देखेंगे, 60 डेज वाली कंडीशन नहीं देखेंगे। मैंने आपको ये बात बताई थी ताकि कोई भी एसएससी को डबल टैक्सेशन का प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, इस वजह से उन्होंने ये पॉइंट लगाया कि भाई 60 डेज की जगह इनको 182 कर दो, क्योंकि बहुत बहुत बेसिक सी बात है कि कोई बंदा 3-4 महीने रहने के बाद इंडिया से बाहर चला गया और वो बाहर जाके कमाने लग गया, इंप्लॉयमेंट पर्पस के लिए गया है, तो ऐसे केस में वो रहा तो वहां पे है, तो वो इंडिया का रेजिडेंट ना होकर वो इंडिया का क्या होना चाहिए? नॉन रेजिडेंट। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट ने बोला सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन होनी चाहिए, 60 डेज वाली होनी नहीं चाहिए। अब 182 डेज वाली होगी तो ऑब्वियसली वो 3-4 महीने रहा तो 182 पॉसिबल ही नहीं होगा, इस वजह से वो इंडिया का नॉन रेजिडेंट माना जाएगा, और ऐसे सिचुएशन में वो डबल टैक्सेशन से बच जाएगा। क्या मेरी बात समझ गए? नंबर 2, अगर कोई इंडिविजुअल सिटीजन है इंडिया का और वो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर क्रू मेंबर है इंडियन शिप का जो कि बाहर जा रही है, तो भाई अगर आप इंडियन शिप के क्रू मेंबर हो, क्रू मेंबर मतलब स्टाफ मेंबर, और वो शिप बाहर जा रही है, तो ऐसे केस में भी आपके ऊपर कंडीशन कौन सी लगेगी? 182 वाली लगेगी, 60 वाली नहीं लगेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 60 वाली नहीं लगेगी। मतलब जो मैं ये बातें पढ़ने वाला हूं, इन सिचुएशंस में सेकंड कंडीशन का कोई रेलेवेंस नहीं है, सिर्फ फर्स्ट कंडीशन लगेगी 182। अगर 182 डेज और मोर अगर आपका स्टे हो गया तो आप इंडिया के रेजिडेंट हो, अदरवाइज आप इंडिया के नॉन रेजिडेंट हो। तो पहली सिचुएशन 182 डेज के लिए, सॉरी, पहली सिचुएशन अगर आप इंप्लॉयमेंट पर्पस के लिए आउटसाइड इंडिया जा रहे हो तो आप इंडिया के क्या बन जाओगे? तब आपका 182 डेज वाली कंडीशन देखी जाएगी और तभी आप इंडिया के रेजिडेंट हो गए, अदरवाइज इंडिया के नॉन रेजिडेंट हो गए। नंबर 2, अगर आप क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप हो, अच्छा दोनों में ध्यान से रखना, दोनों में क्यों, तीनों में सिटीजन ऑफ इंडिया पॉइंट कॉमन है, तो इंडियन सिटीजन के लिए यह पॉइंट, फॉरेन सिटीजन के लिए नहीं है यह पॉइंट। दूसरा हो गया सिटीजन ऑफ इंडिया जो कि एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप बाहर जा रही है, तो ऐसे केस में इंडियन वो पर्सन 182 डेज वाली कंडीशन पूरा करेगा, अगर नहीं हुआ तो वो इंडिया का नॉन रेजिडेंट हो गया। नंबर 3 सिचुएशन, अगर वो इंडिया का सिटीजन है या फिर वो पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन है, याद है पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, ऐसा पर्सन जिसका जो खुद या फिर उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए हो अनडिवाइडेड इंडिया में। कौन से? अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब 1947 से पहले, या आप खुद या आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स 1947 से पहले अगर इंडिया में बॉर्न हुए हैं तो आप हो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और इंडियन ओरिजिन पर्सन और इंडियन सिटीजन पर्सन इंडिया में आ रहा है ऑन अ विजिट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट ने बोला कि आप लोगों के लिए भी कौन सी कंडीशन लगेगी?
182 वाली, यानी 60 डेज वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल सी बात है। कोई बंदा बाहर स्टे कर रहा है, बाहर ही रहता है, बाहर ही बिजनेस करता है, वो इंडिया में आ रहा है क्योंकि वो अपनी फैमिली से मिलने आ रहा है। अगर कोई बंदा वो 60-70 दिन के लिए इंडिया में आ गया और पिछले 4 सालों में 365 हो गया, तो वो बंदा तो जबरदस्ती इंडिया में टैक्स भर रहा होगा, क्योंकि देखो कमाई तो उसकी बाहर से है। इसी रीजन से गवर्नमेंट ने ये लॉजिक हटाया और कहा 182 कर दो इनके लिए। क्या कर दो? 182। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 3 सिचुएशंस फिर से। पहला, इंडियन सिटीजन आउटसाइड इंडिया जा रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए। नंबर 2, इंडियन सिटीजन आउटसाइड इंडिया जा रहा है एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। नंबर 3, इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन इंडिया में आ रहा है ऑन अ विजिट। ऑन अ विजिट का मतलब होता है परमानेंट नहीं आ रहा है उसके बाद चला जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब देखो आगे। अब देखो, आपको पता ही है कि एक्सेप्शंस ए के बाद एक नया अमेंडमेंट आया था बजट 2020 में, सेक्शन 6 क्लॉज 1A, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने डीम्ड रेजिडेंट का क्लॉज निकाला था। इसको बोलते हैं डीम्ड RNOR, डीम्ड RNOR। ठीक है, तो इसके अंदर 2 तरह की कैटेगरीज हैं डीम्ड रेजिडेंट में। बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं क्लियर बोल देता हूं, ध्यान से सुनना। डीम्ड रेजिडेंट में 2 तरह की कैटेगरीज हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने भी अपने मटेरियल में दे रखी है, थोड़ा सा उल्टे तरीके से दे रखी है, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला, कि अगर आप इंडियन सिटीजन हो, अगर आपकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज, मतलब आपकी इंडिया से इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, ध्यान से सुनना, ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, एंड ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल और रेजिडेंस और एनी अदर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर नेचर। गवर्नमेंट कहती है ये 3 कंडीशन पूरी होने पर आप डीम्ड रेजिडेंट मान लिए जाओगे इंडिया के। क्या? कि भैया अगर तू इंडिया का सिटीजन है, तेरी टोटल इनकम जो है 15 लाख रुपए से ज्यादा है इंडिया में, और यू आर नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री, तो कहता है, गवर्नमेंट कहता है कोई दिक्कत नहीं, अगर तू किसी और देश में टैक्स नहीं दे रहा, जैसे टैक्स हेवन कंट्री। क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर बच्चों, दुबई के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर भी, कि दुबई से वो पैसा कमा रहा था, अब वो दुबई से पैसा कमा रहा है और वो टैक्स हेवन कंट्री है, वहां पे टैक्स देना नहीं है, वो कुछ इनकम इंडिया में भी कमा रहा है और इंडिया में इनकम 15 लाख से ज्यादा हो रही है, तो वो डीम्ड रेजिडेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डीम्ड रेजिडेंट। हाँ, ये चेक करना बहुत जरूरी है कि वो इंडिया का रेजिडेंट है या नहीं। मेरी बात समझ में आती है? तो इंडियन सिटीजन, टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा इंडियन सोर्सेज से, और ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज में आपको ये डेफिनेशन देखनी बहुत जरूरी है कि फॉरेन सोर्सेज का क्या मतलब है। ये देखो, ये बात मैंने यहां पे लिखी होगी, इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज मींस इनकम विच एक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया। ऐसी इनकम जो सारी की सारी कहां कमाई गई हो? बाहर, आउटसाइड इंडिया, एक्सेप्ट वो इनकम विच इज डिराइव फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। बच्चों, आप लोगों ने तो पढ़ा हुआ है सब कुछ। अगर आपको याद आ रहा हो, आप इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, जहां पे ये बात पढ़ते हो कि बिजनेस कंट्रोल और मैनेज्ड, बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशन सेटअप, है ना, वो इंडिया से अगर हो, तो वो जो याद है आपको 3-5 तरह के केसेस होते हैं, मैं आपको बताता हूं। एक्रूराइज इंडिया, तीनों को टैक्सेबल, याद आ रहा है? रिसीव इन इंडिया, तीनों को टैक्सेबल, याद आया? एक्रूराइज आउटसाइड, रिसीव आउटसाइड, बिजनेस कंट्रोल इंडिया, है ना, बिजनेस कंट्रोल इंडिया, तो वो आरओआर और एनओआर को टैक्सेबल होता था, नॉन रेजिडेंट को टैक्सेबल नहीं होता था। हम उसी की बात कर रहे हैं। थर्ड सिचुएशन, ध्यान से सुनना, एक्रूराइज बाहर, रिसीव बाहर, सब कुछ बाहर, कंट्रोल या प्रोफेशन सेटअप कहां पे है? इंडिया में। तो मैनेजमेंट कहां पे है? इंडिया में। गवर्नमेंट कहता है कि अगर वो मैनेजमेंट इंडिया में है तो ये एक्रूराइज इंडिया मानी जाएगी, जबकि एक्चुअल में इंसिडेंस ऑफ टैक्स के पर्पस के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट के पर्पस के लिए है। इसका मतलब है वो ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई पर्सन बाहर से कमा रहा है, रिसीव भी बाहर कर रहा है, बट उस प्रोफेशन या उस बिजनेस का कनेक्शन सेटअप कहां पे है? इंडिया में है, तो कंट्रोल और मैनेज वो इंडिया से होता है, तो ऐसे केस में वो इनकम इंडिया से कमाई हुई मानी जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है एवरीवन? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। वो इनकम इंडिया से कमाई हुई मानी जाएगी, ये बात का ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मार्क कर लेना, अच्छे से हाईलाइट कर लेना, अच्छे से अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि यहीं पर घुमा सकता है इंस्टीट्यूट आपको। क्या मेरी बात समझे?
सो इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज का मतलब बहुत क्लियर है कि इनकम जो आपने बाहर से कमाई है ना, बट एक्सेप्ट दैट इनकम जो बाहर से कमाई होगी, बट उसका प्रोफेशन कंट्रोलर मैनेज कहां से हो रहा है? इंडिया से। अगर वो इंडिया से कंट्रोलर मैनेज हो रहा है ना, तो वैसे तो वो एक्रूराइज इंडिया नहीं माना जाता, बट गवर्नमेंट कहता है कि 15 लाख की काउंटिंग के अंदर वो आएगा। क्या मेरी बात समझे? वो 15 लाख की काउंटिंग में आएगा। तो ये बात क्लियर हो जाती है दोस्तों। डीम्ड रेजिडेंट का ये पॉइंट क्लियर होता है, एक्सेप्शंस भी, डीम्ड रेजिडेंट का एक्सेप्शंस भी क्लियर होता है। इंडियन सिटीजन टोटल इनकम इंडिया से कितना कमाया? 15 लाख रुपए से ज्यादा, और ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल रेजिडेंस, ठीक है, और एनी अदर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर नेचर। अच्छा, ये बात क्लियर है कि ये फॉरेन सिटीजन के लिए नहीं है, सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए, ठीक है। इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन जरूरी नहीं है, सिर्फ इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। क्या मेरी बात समझे एवरीवन? तो ये 3 एक्सेप्शंस दिमाग में बिठा लो, एक बार फिर से बोल रहा हूं। इंडियन सिटीजन, इज टोटल इनकम फ्रॉम इंडिया, यानी फॉरेन, सो एक्सेप्ट फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, टोटल इनकम फ्रॉम इंडिया कितनी होनी चाहिए? 15 लाख से ज्यादा, जब 15 लाख भी नहीं, 15 लाख से ज्यादा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री, वो किसी और देश में टैक्स देने के लिए लायबल नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आगे आ जाओ। एक्सेप्शन सी, बच्चों ये भी डीम्ड रेजिडेंट का ही सेक्शन है, हालांकि इसके बारे में अलग से क्लॉज बनाया गया, ठीक है। ये भी एक्सेप्शंस है, मैंने इसको एक्सेप्शंस ए बी सी की कैटेगरी दी, मैंने आपको पहले भी बताया था। हालांकि इंस्टीट्यूट ने कोई ऐसे और किसी ने भी कुछ ऐसा कैटेगरी नहीं बनाई, मैंने बना दी। एक्सेप्शंस ए कैटेगरी, एक्सेप्शंस बी एक सेपरेट कैटेगरी, एक्सेप्शन सी सेपरेट कैटेगरी, ठीक है। डीम्ड रेजिडेंट, गवर्नमेंट कहता है अगर आप ये 4 कंडीशंस पूरी कर गए तो आप इंडिया के रेजिडेंट माने जाओगे। मैं आपको जरा इस एक्सेप्शन को कराने से पहले मैं आपको जरा ऊपर लेकर जाता हूं वापस, और इस पॉइंट पर जरा ध्यान दिलवाता हूं। ये एक्सेप्शंस ए का एक पॉइंट था जहां पे लिखा हुआ था कि अगर आप इंडियन सिटीजन हो या फिर आप इंडियन ऑरिजिन पर्सन हो, इंडिया में आ रहे हो ऑन अ विजिट, इंडियन सिटीजन हो या फिर इंडियन ऑरिजिन पर्सन हो, इंडिया में आ रहे हो ऑन अ विजिट ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, ऐसे केस में 60 डेज वाली कंडीशन नहीं लगेगी, 182 वाली लगेगी। ये बात पढ़ी थी ना हम लोगों ने, बिल्कुल सही। अब इसी पर्सन के लिए गवर्नमेंट ने, इसी पर्सन के लिए, इसी कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट ने डीम्ड रेजिडेंट का केस बनाया, और वो क्या, ये देखो, गवर्नमेंट ने कहा अगर आप इंडियन सिटीजन हो, इंडियन ऑरिजिन पर्सन हो, वही सेम, इंडिया में आ रहे हो ऑन अ विजिट ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, वही सेम, और आपका स्टे अगर 120 डेज भी हो गया, आपका स्टे 120 डेज भी हो गया, बट लेस देन 182 डेज। क्यों? क्योंकि 182 डेज या उससे ज्यादा हो गया अगर, तो आप भाई एक्सेप्शन ए में ही क्लियर हो जाओगे, और एक्सेप्शन ए में क्लियर हो गए तो आप रेजिडेंट तो वैसे ही बन जाओगे। और अगर रेजिडेंट बन गए तो या तो आप आरओआर बनोगे या आरएनओआर बनोगे, तो ऑब्वियस है कि आपको डीम्ड रेजिडेंट बनाने की क्या जरूरत है। डीम्ड रेजिडेंट वाले लोग तो वो होते हैं जो पहले वाले एक्सेप्शंस में भी नहीं आ रहे, और जो नॉर्मल बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। क्योंकि अगर तुम बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर पा रहे हो, है ना, तो आप बेसिक कंडीशन के हिसाब से रेजिडेंट बनते हुए, फिर क्या चेक करने की जरूरत है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है एवरीवन? जल्दी रिप्लाई करेंगे। तो मैंने कहा कि अगर आप इंडियन सिटीजन हो, आप इंडियन ऑरिजिन पर्सन हो या फिर इंडियन सिटीजन हो, इंडियन ऑरिजिन समझते हो आप या आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में आ रहे हैं बिफोर 1947, मतलब इंडिया में पैदा हुए हैं बिफोर 1947। हाँ, इंडिया में आ रहे हैं मतलब बर्थ हुआ है, तो इंडिया में बर्थ हुआ है 1947 से पहले, ठीक है ना। अब इधर देखो, इंडियन सिटीजन, इंडियन ऑरिजिन पर्सन इंडिया में आ रहे हैं ऑन अ विजिट ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, विजिट के लिए आ रहे हैं। और तीसरा पॉइंट कि भाई उनका स्टे 120 डेज भी हो गया ना, या 120 या उससे ज्यादा हो गया ना, और 120 या उससे ज्यादा बट 182 से कम होना चाहिए, तो आप इस कैटेगरी में आ रहे हो, एक्सेप्शन सी में। और इसमें एक मेन बात तो रही क्या कि इसकी जो टोटल इनकम है ये तभी होगा आपके ऊपर एप्लीकेबल जब आपकी टोटल इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा होगी। अगेन कहां से? इंडिया से, क्योंकि लिखा ना अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस। इसका मतलब आपकी इनकम इंडिया से कितनी होनी चाहिए? 15 लाख से ज्यादा ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी जल्दी रिप्लाई करेंगे। इंडियन सिटीजन, इंडियन ऑरिजिन पर्सन, इंडियन सिटीजन, इंडियन ऑरिजिन पर्सन, टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा फ्रॉम इंडिया,
नंबर 3, ही कम्स टू इंडिया ऑन अ विजिट ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, और उसका स्टे 120 डेज और मोर है, बट लेस देन 182 डेज है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बच्चों याद करना स्टार्ट कर दो, टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है? टाइम बर्बाद मत करो, साथ ही साथ याद करो, ठीक है? मैंने आपको बोला था फर्स्ट रिवीजन हो जानी चाहिए अब तक, तो आप लोगों ने, उम्मीद करता हूं फर्स्ट रिवीजन कर ली होगी, और ये सेकंड रिवीजन है मेरे साथ, ठीक है? फास्ट ट्रैक में मैं आपको बड़े आराम आराम से कराता हूं, ठीक है? और मैं आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा, डोंट वरी, और टेस्ट भी होंगे, ठीक है? रिवीजन के साथ साथ टेस्ट भी रखूंगा, मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, बट इंटरेस्ट तभी रहता है जब बच्चे लाइव में आते हैं। बच्चे लाइव में नहीं आएंगे तो मैं रिकॉर्डेड में स्टार्ट कर दूंगा, मैं फिर उसके बाद लाइव नहीं रखूंगा। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, लास्ट वार्निंग है, अगर किसी दिन मुझे बच्चे बहुत कम दिखे तो मैंने लाइव बंद कर देनी है, मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगा, ठीक है? मैं फिर रिकॉर्डेड पे आऊंगा ना यार, आराम से करूंगा, रिकॉर्डिंग करके डाल दिया करूंगा, तुम लोग वही देख लेना। लाइव में मजा है यार, आप साथ में बात कर पा रहे हो, मैं आपको देख पा रहा हूं, कौन बच्चा क्या मैसेज कर रहा है मुझे दिख रहा है। अगर कोई डाउट आता है डायरेक्ट बात करो, है ना? सो बताओ, याद करो, एक्सेप्शंस ए हो गया, 182 डेज जहां पर लगता है सिर्फ, कौन कौन सा था वो बोलो मेरे साथ साथ, बोलो 182 डेज वाला कौन कौन सा था? पहला, अगर वो इंडियन सिटीजन है, आउटसाइड इंडिया जा रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए। नंबर 2, इंडियन सिटीजन है, आउटसाइड इंडिया जा रहा है एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। नंबर 3, इंडियन सिटीजन है, इंडियन ऑरिजिन है, इंडिया में आ रहा हूं ना विजिट। ये 3 कंडीशंस हो गई, ठीक है? तीनों में से कोई भी सिचुएशन हो गई तो ये 182 डेज वाली कंडीशन लगेगी। अब एक्सेप्शंस बी में क्या है? डीम्ड रेजिडेंट, सेक्शन 6 क्लॉज 1 है, जहां पर ये बोल दिया गया कि अगर आप इंडियन सिटीजन हो, आपकी टोटल इनकम इंडिया से 15 लाख रुपए से ज्यादा है, और यू आर नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री, तो आपको ऐसे केस में डीम्ड रेजिडेंट मान लिया जाएगा, RNOR। अच्छा, फिर एक्सेप्शन सी, यहां पर भी डीम्ड रेजिडेंट का केस है, ये उस केस में है जहां पर इंडियन सिटीजन या इंडियन ऑरिजिन इंडिया में आ रहा हो ना विजिट, और उसकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है इंडिया से, और उसका स्टे 120 डेज या उससे ज्यादा है, बट 182 से कम है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं उम्मीद करता हूं आपको साथ साथ याद हो रहा होगा, क्योंकि तभी मैं बार बार दोहरा रहा हूं। मेरे को दोहराने का कोई शौक नहीं है, मैं आपको सिर्फ दोहरा इसलिए रहा हूं बार बार ताकि आपको याद हो जाए बच्चों। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, नेक्स्ट, क्रू मेंबर के लिए भी एक पॉइंट है। क्रू मेंबर के लिए एक स्पेशल पॉइंट ये है कि बच्चों जो क्रू मेंबर होंगे ना, गवर्नमेंट ने बोला है, एक्चुअल में क्या होता है, जिस दिन आप आते हो और जिस दिन आप इंडिया से जाते हो, आपको याद होगा, जिस दिन आप आते हो और जिस दिन आप इंडिया से जाते हो, दोनों ही दिन इंडिया में काउंट किया जाता है। यस और नो? दोनों ही दिन इंडिया में काउंट किए जाते हैं, हाँ या ना? बट अगर आप एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, अगर आप एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप हो, इंडियन सिटीजन हो, तो गवर्नमेंट ने आपके लिए बोला है, जिस दिन आप इंडिया से जाते हो, CDC साइन करके, CDC इज कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, उस पीरियड को एक्सक्लूड करना है, वो डेट एक्सक्लूड करनी है। पीरियड टू बी एक्सक्लूडेड, मैंने इसमें पढ़ाया था आपको, पीरियड टू बी एक्सक्लूडेड, द डेट एंटर्ड इनटू CDC कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप। तो जिस दिन आपने शिप को ज्वाइन किया होगा ना, मान लिया जाएगा कि आप इंडिया से बाहर हो, और जिस दिन आप वापस आके CDC को से एग्जिट लेते हो, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट को एग्जिट करते हो, साइन ऑफ करते हो, तो उस सिचुएशन में वो वाला पीरियड क्या करना है? एक्सक्लूड करना है। तो मतलब अभी तक आप लोग ये पढ़ते थे, जिस दिन आप आ रहे हो, जिस दिन आप जा रहे हो, वो इंडिया में काउंट होंगे, ठीक है? बाकी सारी सिचुएशंस में इंडिया में काउंट होंगे, बट इस सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है। क्रू मेंबर के केस में पीरियड टू बी एक्सक्लूड करना है, कौन सा? जिस दिन आप इंडिया से जाते हो, CDC वाला साइन करके, और जिस दिन आप इंडिया में वापस आके CDC साइन ऑफ करते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इज एन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कि आपने ट्रेवल, आपने क्या कहते हैं, आप एक सी फेयर हो, आप एक सीमैन हो, बेसिकली आपने सी एक्सपीरियंस है आपके पास, मतलब बस, तो बेसिकली सी एक्सपीरियंस वालों को ये सर्टिफिकेट मिलता है, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। और एलिजिबल वोएज, क्यों एलिजिबल वोएज का मतलब है यहां पर इंटरनेशनल जर्नी। अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हो, उनके उस केस में भी है, और बाहर से इंडिया में शिप आ रही है, उस केस में भी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है अभिमान? तो ये जो पॉइंट्स थे, ये थे रेजिडेंशियल स्टेटस के पॉइंट, सेक्शन 6 के पॉइंट। क्या मेरी बात क्लियर होती है सबको? सेक्शन नंबर 6 होता है क्लियर बच्चों? सेक्शन नंबर 6 में अभी हम लोगों ने 6(1) पढ़ा है। इसके बाद नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया पे आ जाओ जरा। नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया कौन होगा? ऐसा इंडिविजुअल जो
जो सेटिस्फाई नहीं कर पाता बेसिक कंडीशंस, वो इंडिया का नॉन रेजिडेंट है, हाँ या ना? और किसी भी एक्सेप्शन में भी नहीं आ रहा, तब भी नॉन रेजिडेंट है, यस। अब आरओआर चेक करते हैं। आरओआर कौन होता है बच्चों? देखो, रेजिडेंट चेक करने के बाद आपको चेक करना होता है कि आप इंडिया के आरओआर हो या नहीं। और आरओआर देखने के लिए आपको ये 2 एडिशनल कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी, 2 एडिशनल कंडीशंस, बोथ एडिशनल कंडीशंस। पहली, 2 प्रीवियस ईयर्स में रेजिडेंट होना जरूरी है आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स। नो, 2 प्रीवियस ईयर्स में रेजिडेंट प्रूव करना है आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। क्योंकि रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में तो आप रेजिडेंट हो ना, आप ऑलरेडी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में रेजिडेंट हो। उस प्रीवियस ईयर को छोड़ के उस प्रीवियस ईयर से पहले के 10 साल में चले जाओ। उन पिछले 10 सालों में कोई भी 2 साल अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हो गए ना, तो आप इंडिया के आरओआर मान लिए जाओगे। हाँ, एक और कंडीशन और है, बट अभी के लिए 2 सालों में रेजिडेंट प्रूव करना आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स। अच्छा, रेजिडेंट कैसे प्रूव किया जाए बच्चों? रेजिडेंट कैसे प्रूव किया जाए? अरे वही हम लोग पढ़ तो चुके हैं। रेजिडेंट कैसे प्रूव करते हैं? 182 डेज वाली कंडीशन, या फिर 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो वो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी कर गए आप किसी भी 2 सालों में आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स, तो आप इंडिया के रेजिडेंट आरओआर मान लिए जाओगे। क्या मान लिए जाओगे? आरओआर, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, दूसरी कंडीशन, दूसरी एडिशनल कंडीशन, ये दूसरी एडिशनल कंडीशन भी पूरी कर गए तो भी आप आरओआर मान लिए जाओगे। 7 सालों में 730 दिन। देखो, इन्होंने ना सब कुछ 365 के हिसाब से किया है। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। 2 सालों में कितने हो गए? 730, हाँ या ना? तो वही बोला है, 7 सालों में 730 दिन। 7 सालों में, पिछले 7 सालों में 730 दिन। देखो, उस साल को छोड़ना होगा। आरओआर को चेक करने के लिए हमेशा उस साल को छोड़ना है जिस ईयर में आप रेजिडेंट प्रूव कर चुके हो। अब आप ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो या नहीं, आप ऐसे समझो कि आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या नहीं, वो देखने के लिए आपको वो साल नहीं देखना है, पिछले साल देखने। तो पिछले 7 साल में 730 दिन होने चाहिए और पिछले 10 सालों में कोई भी 2 साल रेजिडेंट होना चाहिए। ये दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशंस पूरी करने पर ही आप इंडिया के क्या माने जाओगे? आरओआर, वरना आप इंडिया के क्या माने जाओगे? आरएनओआर। क्या मेरी बात समझ में आती है एवरीवन? क्या मेरी बात समझ में आती है दोस्तों? चलो आगे बढ़े। आज रेजिडेंशियल स्टेटस की थ्योरी हमें फिनिश करनी है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स में मैंने ये बात पहले बता दी थी कि डेट ऑफ एंट्री इन इंडिया एंड डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम इंडिया बोथ शेल बी कंसिडर्ड एज स्टे इन इंडिया। इज दैट क्लियर? और एक बात याद रहे दोस्तों, रेजिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप दोनों अलग अलग चीजें हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सिटीजनशिप रेजिडेंशियल स्टेटस में। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, सर अगर कोई शिप भर बाहर से इंडिया आ रही है तो हम बाहर वालों को रेजिडेंशियल निकालने के लिए पीरियड टू बी एक्सक्लूडेड स्टे। बेटा पहली बात, ये रूल्स इंडिया के हैं, ठीक है सुष्मिता? बेटा ये रूल्स इंडिया के हैं, हर देश का अपना रूल भी हो सकता है। इज दैट क्लियर सुष्मिता? हमें इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है और इंडिया कहती है कि उस पीरियड को एक्सक्लूड करना है, तो ऑब्वियस है वो उस केस में वो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पीरियड एक्सक्लूड करना है टोटल में से। तो 365 दिन रहते हैं, अगर वो पीरियड एक्सक्लूड कर दोगे तो जो बच गया वो कहां पे स्टे होगा? इंडिया में। और जो बाहर हो गया वो बाहर हो गया। बट बाहर के साथ प्रॉब्लम बताओ क्या है यार, आप समुद्र में रहते हो, आप क्रू मेंबर हो शिप के यार, आपको क्या लगता है एक शिप एक देश से दूसरे देश में कितने दिनों में पहुंचती होगी? सुष्मिता एंड बाकी स्टूडेंट्स एज वेल, आप बताओ एक शिप एक जगह से दूसरी जगह कितने दिनों में पहुंचती होगी? तुम्हें लगता है आधे घंटे में, 1 घंटे में पहुंच जाती है? अरे भाई शिप इतनी आसानी से नहीं पहुंचती है, ठीक है? यूएसए जाने के लिए, इंग्लैंड जाने, यूएसए जाने के लिए अगर हम बात करें तो करीब करीब महीना लग जाता है, पता है? 1 महीना एक शिप को एक देश से दूसरे देश जाते हुए बहुत टाइम लगता है, समझ गए? तो टाइम लगता है, शिप टाइम लगता है, और इसी रीजन से लोगों को शिप बहुत महंगी, शिप सस्ता होता है, खर्चा कम पड़ता है शिप में, क्योंकि लोडिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है ना, तो बहुत सारे लोगों का सामान ले जाती है।
बट शिप के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर मेरे को अर्जेंट भेजना है तो नहीं हो पाता, इसलिए बाय एयर ज्यादा फायदेमंद हो जाता है उस केस में। बट बाय एयर में हैवी चीज नहीं लेके जा पाते, है ना, ये प्रॉब्लम। तो याद रहे कि आपको एक बात याद रखनी है कि आपको इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, पीरियड टू बी एक्सक्लूडेड, ठीक है। और ऐसे केस में आप इंडिया में पीरियड टू एक्सक्लूडेड है तो बाकी दिन जरूरी नहीं कि आप बाहर किसी और देश में हो, समुद्र में होंगे ना, कुछ टाइम तो समुद्र में ही होंगे आप, है ना, तो आप कहां के रेजिडेंट माने जाओगे, समुद्र के रेजिडेंट माने जाओगे, हाँ या ना। सो बेसिकली अच्छा फिर कहोगे सर अगर हर देश के नॉन रेजिडेंट हो गए, ये लोग क्रू मेंबर वाले हर देश के ही नॉन रेजिडेंट हो गए, तो फिर ये टैक्स कहां भरेंगे, यही चीज दिमाग में आ रही होगी। अरे भाई सिंपल सी बात है, आप लोगों ने इंसिडेंस ऑफ टैक्स तो पढ़ा ही है, नॉन रेजिडेंट जहां से कमाएगा तो टैक्सेबल नहीं होगा उसको, वो जिस देश से कमा रहा होगा वो उस देश में टैक्स देगा, सिंपल। बल्कि ये तो इससे तो सिंपल कुछ है ही नहीं, कंफ्यूजन ही नहीं, यस और नो। रेजिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप बोथ आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। एन इंडियन सिटीजन मे बी नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया वेयर एज फॉरेन सिटीजन मे बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इंडियन सिटीजन नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है, भाई स्टे पे डिपेंड करता है। सिटीजनशिप इज सेपरेट थिंग। आज आप इंडिया के सिटीजन हो, क्यों, आपके पास आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, आप इंडिया में बॉर्न हुए हो, तो आप इंडिया के सिटीजनशिप राइट्स रखते हो, आप वोट कर सकते हो इंडिया में प्राइम मिनिस्टर को। वेयरएज फॉरेन सिटीजन में भी रेजिडेंट ऑफ इंडिया, फॉरेन सिटीजन इंडिया का रेजिडेंट हो सकता है, स्टे पे डिपेंड करता है ना कितने दिन रहते हैं। क्या मेरी बात समझे? सो ये बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF सेक्शन 6(2), बच्चों ध्यान से सुनना। एक HUF इज सेट टू बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया अगर उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स आर सिचुएटेड इन इंडिया आइदर कंप्लीटली और पार्शियली। अगर HUF का कंट्रोल और मैनेजमेंट, क्या कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट क्या होता है? कंट्रोल और मैनेजमेंट का मतलब है दैट सिचुएटेड एट दैट प्लेस वेयर डिसीजंस रिगार्डिंग द बिजनेस एक्टिविटीज हैव बीन टेकन। जहां पे बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड डिसीजंस लिए जाएंगे वहां पर मौजूद होगा कंट्रोल और मैनेजमेंट। क्या मेरी बात समझे? सो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स आर सिचुएटेड एट दैट प्लेस वेयर डिसीजंस रिगार्डिंग द बिजनेस एक्टिविटीज हैव बीन टेकन। तो एक HUF का कंट्रोल और मैनेजमेंट यानी उसके डिसीजंस कहां होते हैं, उस चीज पर डिपेंड करता है कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिया का रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। तो अगर वो डिसीजंस इंडिया में लेता है HUF, है ना, तो ऐसे केस में उसका स्टेटस इंडिया में रेजिडेंट है फिर। और अगर वो इंडिया में नहीं लेता है डिसीजन, सारे डिसीजन बाहर लेता है, तो देखो मैंने क्या लिखा है, HUF इज सेड टू बी नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट कहां पे है, कंप्लीटली आउटसाइड इंडिया। अगर उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट कंप्लीटली आउटसाइड इंडिया है तो वो HUF इंडिया का क्या माना जाएगा? नॉन रेजिडेंट। क्या माना जाएगा? नॉन रेजिडेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नाउ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। HUF इंडिया का ROR कब हो सकता है, RNOR कब हो सकता है? HUF इंडिया का ROR कब हो सकता है? जब कर्ता जो कि हेड ऑफ द फैमिली है, आपको तो पता ही है कर्ता, भाई कर्ता जो सीनियर मेंबर होता है फैमिली का, HUF फैमिली का, अगर वो ही दो एडिशनल कंडीशन पूरी कर जाए इंडिविजुअल वाली, वही दो एडिशनल कंडीशन, कौन सी वाली? 7 सालों में 730 दिन और 2 प्रीवियस ईयर्स में रेजिडेंट आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स। कर्ता इंडिविजुअली अगर ये कंडीशन पूरी कर जाएगा ना, तो मान लिया जाएगा पूरा HUF इंडिया का क्या है? ROR। अदरवाइज मान लिया जाएगा पूरा HUF इंडिया का NOR। क्या मेरी बात समझे एवरीवन? सो बहुत सिंपल सी बात है, कंट्रोल और मैनेजमेंट देखो कि HUF का डिसीजन मेकिंग कहां होता है। अगर इंडिया में एक भी डिसीजन होता है तो ऐसे केस में HUF इंडिया का रेजिडेंट मान लिया जाएगा, वरना HUF इंडिया का नॉन रेजिडेंट मान लिया जाएगा। और अगर जो करता है, अगर वो दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी कर जाता है, वही वाली 7 प्रीवियस ईयर्स में 730 दिन और 2 प्रीवियस ईयर्स में रेजिडेंट आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स, ये दोनों एडिशनल कंडीशंस अगर वो पूरी कर जाता है तो HUF ROR मान लिया जाएगा इंडिया का, वरना HUF इंडिया का RNOR माना जाएगा, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट ऑफ इंडिया। क्या मेरी बात समझे? और बच्चों जब मैं कर्ता की बात करता हूं ना, तो कर्ता इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं। कर्ता इंडिविजुअली रेजिडेंट प्रूव करना है 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स, मतलब, और 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स कर्ता इंडिविजुअली कैसे रेजिडेंट होगा यार? वो इंडिविजुअल वाली कंडीशन लगा दो ना
कर्ता का स्टे कितना है, 182 डेज और मोर है या नहीं है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एक तो ये, या फिर 60 डेज और मोर, और पिछले 4 सालों में 365 डेज और मोर। क्या मेरी बात समझे? अगर ये दो बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन पूरी कर गए वो किसी भी 10 सालों में से किसी भी 2 सालों में, तो वो इस केस में ROR ऑफ इंडिया माना जाएगा। और यही करता इंडिविजुअली अगर उसका इंडिया में स्टे 7 सालों में 730 दिन बन गया तो वो इंडिया का ROR ऑफ इंडिया मान लिया जाएगा। क्या मेरी बात समझे? इज दैट क्लियर टू इज दैट क्लियर टू एवरीवन? HUF के केस में क्लियर होती है बात। तो HUF रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट डिपेंड करता है कंट्रोलर मैनेजमेंट पे। रेजिडेंट है तो कौन से वाला रेजिडेंट है, ROR या NOR, वो डिपेंड करता है कि करता वो 2 एडिशनल कंडीशंस पूरी कर पाता है या नहीं। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी सेक्शन 6(3), रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी सेक्शन 6(3). कंपनी इंडिया की रेजिडेंट कब होगी? अगर उसका POEM, भाई देखो इंडियन कंपनी है तो वो इंडिया की रेजिडेंट है ही है, इंडियन कंपनी है तो वो इंडिया की रेजिडेंट है ही है। और अगर वो कोई और कंपनी है यानी इंडियन कंपनी नहीं है यानी फॉरेन कंपनी है, तो उसका POEM कहां सिचुएटेड होना चाहिए? इंडिया में। अगर उसका POEM इंडिया में है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, तो ऐसे केस में वो कंपनी इंडिया की रेजिडेंट मान ली जाएगी। तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी करने पर आप इंडिया के क्या मान लिए जाओगे? रेजिडेंट। सो कंपनी इंडिया की रेजिडेंट कब होगी बताओ जल्दी एवरीवन? पहला, अगर वो इंडियन कंपनी है, और अगर वो फॉरेन कंपनी है तो उसका POEM इंडिया में होना चाहिए। अब देखो पहले POEM की जगह पर ना पहले वर्ड होता था कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, वही वाला HUF वाला। अब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट में ना बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। कैसे? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट में क्या हो रहा था कि वो कहते थे एक भी डिसीजन अगर उन्होंने इंडिया में ले लिया ना तो आपकी कंपनी जो है वो इंडिया की रेजिडेंट मान ली जाएगी। और बड़ी परेशानी थी, ऐसे कैसे हो सकता है ना? तो इस वजह से गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया और बनाया ये कानून प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट वाला। और उन्होंने बोला अगर इफेक्टिव डिसीजंस, इफेक्टिव मैनेजरियल डिसीजंस है ना, जो कि मेन इंपॉर्टेंट की डिसीजंस होते हैं बिजनेस के, वो अगर इंडिया में लिए जा रहे हैं तो ही माना जाएगा कि POEM इंडिया में। और अगर POEM इंडिया में है ना, POEM अगर इंडिया में है तो ऐसे केस में वो कंपनी इंडिया की रेजिडेंट मानी जाएगी, वरना नहीं मानी जाएगी। और जनरली ऐसा होता नहीं है, जनरली ऐसा होता नहीं है। अगर वो फॉरेन कंपनी है तो उसका POEM उसी देश में होगा जिस देश में वो उसके डायरेक्टर्स बैठते हैं, वहीं पर ही होता है, तो वहीं डायरेक्टर्स बैठते हैं। भाई एक एग्जांपल के तौर पे अगर आप कोका कोला कंपनी की बात करो तो उसके डायरेक्टर्स इंडिया में नहीं घूमते रहते, वो डिसीजंस लेते हैं तो कहां लेते हैं? बाहर ही लेते हैं। हाँ, वो कोका कोला इंडिया कंपनी से रिलेटेड जरूर डिसीजन लेंगे। मैं कोका कोला US वाली जो मेन कंपनी है, होल्डिंग कंपनी, उसकी बात कर रहा हूं। वो अपने डिसीजंस कहां लेती होगी? अपने देश के अंदर ही लेती होगी। वो इंडिया में आके डिसीजंस क्यों लेगी? क्या मेरी बात समझे? ये थोड़ा सा पॉइंट ऐसा है, लॉजिकल है कि भाई प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट उसी देश में होगा जहां पे वो ऑब्वियसली रजिस्टर्ड हुई होगी कंपनी। सो इट इज अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज कॉन्सेप्ट। ये देखो कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस पे क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये बात इस तरीके से लिखनी होगी। इट इज अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज कॉन्सेप्ट फॉर डिटरमाइनिंग द रेजिडेंस ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन अ फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन। द कॉन्सेप्ट ऑफ POEM फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंस ऑफ अ कंपनी इज टू अवॉइड डबल टैक्सेशन। दोस्तों, टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए ये POEM का कॉन्सेप्ट बनाया गया, ताकि कोई भी कंपनी, फॉरेन कंपनी है जैसे, अब वो फॉरेन कंपनी किसी और देश में की रजिस्टर्ड है तो वो देश की में टैक्स तो देगी। अब वो इंडिया में कंट्रोलर मैनेज करती है तो अगर उसको इंडिया में डिसीजन लेती है तो उनको इंडिया में भी टैक्स देने के लिए बोल रहा जा रहा है, तो वो डबल टैक्सेशन में फंस रही थी ना। इसी वजह से POEM इंट्रोड्यूस किया गया था। क्या मेरी बात समझे? The concept of POEM for determination of residence of a company is to avoid double taxation. POEM means where a place where key management यानी important management, board of directors, commercial decisions that are necessary for the conduct of business of an entity as a whole are in substance made. जहां पर भी वो बिजनेस के लिए डिसीजंस, कमर्शियल डिसीजंस लिए जाते हैं जो बिजनेस के लिए जरूरी हैं, वो लिए जाते हैं, हम उस जगह पे मानेंगे कि उसका POEM सिचुएटेड है। क्या मेरी बात समझे एवरीवन? तो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी इज वेरी सिंपल, या तो आप इंडियन कंपनी हो या फिर आप फॉरेन कंपनी हो जिसका POEM इंडिया में। नेक्स्ट आ जाओ, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एनी अदर पर्सन, सेक्शन 6(4). अगर आप एनी अदर पर्सन हो यानी AOP, BOI हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, AJP हो, फर्म हो, तो ऐसे केस में सीधा सीधा देखेंगे कि आपका कंट्रोलर मैनेजमेंट कहां पे है।
यानी अगर आप पार्टनरशिप फर्म हो और आपका कंट्रोलर मैनेजमेंट इंडिया में है, मतलब बाहर की फर्म हो और कंट्रोलर मैनेजमेंट इंडिया में है, तो मान लिया जाएगा कि आप इंडिया के क्या हो, रेजिडेंट हो। अगर एक भी डिसीजन आप इंडिया में लेते हो ना, तो आप इंडिया के रेजिडेंट मान लिए जाओगे। एनी अदर पर्सन इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया इफ कंट्रोलर मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स आर सिचुएटेड कंप्लीटली और पार्शियली। पार्शियली का मतलब 50% नहीं होता है, पार्शियली का मतलब है कोई भी पार्ट। तो अगर 10%, 5%, 1% डिसीजन भी इंडिया में लिया जाता है ना, तो वो मान लिया जाएगा कि वो रेजिडेंशियल स्टेटस उसका क्या है, इंडिया का रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, बच्चों नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? एनी अदर पर्सन इज नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स आर सिचुएटेड कंप्लीटली आउटसाइड इंडिया। अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां पे है, कंप्लीटली आउटसाइड इंडिया है, तो इंडिया का क्या माना जाएगा, नॉन रेजिडेंट। क्या मेरी बात समझे एवरीवन? क्या मेरी बात समझे एवरीवन? सो सेक्शन 6(4), एनी अदर पर्सन, अगर उसका कंट्रोलर मैनेजमेंट इंडिया में है तो वो रेजिडेंट मान लिया जाएगा इंडिया का, और उसका मतलब कंप्लीटली या होली, कंप्लीटली या पार्शियली, और अगर उसका कोई भी डिसीजन इंडिया में नहीं लिया जाता, सारा ही बाहर लिए जाते हैं, तो वो इंडिया का क्या माना जाएगा, नॉन रेजिडेंट। अब देखो ये इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आज हम नहीं करेंगे, आज हम लोग सिर्फ थियोरेटिकल पोर्शन कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। प्रैक्टिकल पोर्शन हम कल की क्लास में करेंगे, मतलब अगली क्लास में करेंगे। अब जरा आगे आ जाते हैं, जरा मैं ये भी दिखा दूंगा आपको। सेक्शन नंबर 6 तो हो गया, सेक्शन नंबर 5 भी रिवाइज करा दूं। तो बच्चों आपको तो पता ही है, बच्चों एक काम करना है आप लोगों को, बस इसके बाद ना, जैसे मैं ये वीडियो कंप्लीट करता हूं ना, थ्योरी कंप्लीट कर लूंगा आज। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद ना आप लोग क्या करोगे, एक बार और रिवाइज करोगे, एक बार और रिवाइज करोगे ना, उसके बाद आप कुछ क्वेश्चंस करोगे स्टडी में, जो मैंने मटेरियल दिया है ना आपको, इस मटेरियल के क्वेश्चंस कंप्लीट करोगे। मैं अगली क्लास के अंदर कुछ और क्वेश्चंस लेके आऊंगा आप लोगों के साथ प्रैक्टिस कराने के लिए, ठीक है। ओके नाउ इधर आप इंडिया के आरओआर हो, आप इंडिया के आरएनओआर हो। पॉइंट ये होता है कि आपको टैक्स कब देना होता है। तो मैं आपको बार बार बोलता था ना, रेजिडेंट्स को इंडिया में टैक्स देना होता है, कहीं से भी पैसे कमाओ, टैक्स रेजिडेंट्स को कहां देना होगा, इंडिया में। मैं आपको हमेशा बोलता था। अब इसके लिए आपको यह देखना जरूरी है कि आप इनकम रिसीव कहां कर रहे हो। अगर आप इनकम रिसीव इंडिया में करते हो, या रिसीव या डीम टू बी रिसीव, डीम का मतलब मान लिया जाए, और ये मान लिया जाए वाली बात हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 7 में। इनकम रिसीव इन इंडिया और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्लेस ऑफ एक्रू। आप कहीं से भी कमाओ, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, कनाडा से, रिसीव इंडिया में कर लिया ना, तो तीनों को टैक्सेबल। क्या मेरी बात समझे? सो इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कहां से कमाया, तीनों को टैक्सेबल। अगर इनकम कमाया इंडिया से है, एक्रू और अराइज इन इंडिया, और डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, डीम टू एक्रू राइज कहां पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 9 में। तो अगर एक्रू अराइज इंडिया में है या डीम टू एक्रू राइज इंडिया में है, तो ऐसे केस में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कहां पे वो रिसीव किया है, वो तीनों को टैक्सेबल होगा दोस्तों, तीनों को क्या होगा, टैक्सेबल। तो याद रहे, एक्रू राइज इंडिया, सॉरी रिसीव इंडिया या डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, तीनों को टैक्सेबल। एक्रू राइज इंडिया या डीम टू एक्रू राइज इन इंडिया, तीनों को टैक्सेबल। क्या मेरी बात समझे? आगे, अगर आप रिसीव कर रहे हो बाहर, एक्रूराइज हो रही है इनकम बाहर, बट बिजनेस कंट्रोल कहां से होता है, इंडिया से। सुनना ध्यान से, रिसीव कहां हो रही है इनकम बाहर, एक्रूराइज कहां हो रही है बाहर, बट बिजनेस कंट्रोल कहां हो रहा है, इंडिया में। वेदर होली और पार्शली, अगर कंप्लीटली या पार्शली इनकम एक्रूराइज इंडिया में हो रही है, हाँ कंट्रोल और मैनेज इंडिया से होता है, तो ऐसे केस में वो इनकम आरओआर को टैक्सेबल होगी, एनओआर को टैक्सेबल होगी, नॉन रेजिडेंट को टैक्सेबल नहीं होगी, नॉन रेजिडेंट को टैक्सेबल नहीं होगी। क्या मेरी बात समझे? फिर से सुनो, रिसीव बाहर, एक्रूराइज बाहर, बट कंट्रोल इंडिया, तो ऐसे केस में रेजिडेंट्स को टैक्स देना है, नॉन रेजिडेंट को टैक्स इंडिया में नहीं देना है। नंबर 4, अगर इनकम रिसीव आउटसाइड इंडिया है, एक्रूराइज भी आउटसाइड है, कंट्रोल भी बाहर है, सब कुछ बाहर है, बट क्योंकि आप आरओआर हो तो सजा है भैया, सजा। आरओआर को तो टैक्स इंडिया में ही देना है, और एनओआर नहीं देगा टैक्स, नॉन रेजिडेंट तो देगा ही नहीं, मतलब नहीं बनता। क्या मेरी बात समझे? कोई कंफ्यूजन नहीं है। 5 पॉइंट्स हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स का, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वो सिर्फ 5 ही पॉइंट्स के ऊपर आएगा, बस, इसके अलावा कोई पॉइंट ही नहीं है।
और इसी के अंदर घुमाते हैं वो, बस कुछ नहीं है, बहुत आसान है। इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज वेरी स्कोरिंग। ध्यान से सुनना, पहला पॉइंट पढ़ा था इनकम रिसीव इन इंडिया, रिसीव इंडिया में हुआ तीनों को टैक्सेबल, एक्रूराइज इंडिया में हुआ तीनों को टैक्सेबल, एक्रूराइज बाहर, रिसीव बाहर, कंट्रोल इंडिया में हुआ तो रेजिडेंट्स को टैक्सेबल, नॉन रेजिडेंट को एग्जेम्प्ट। अगर एक्रूराइज बाहर, रिसीव बाहर, कंट्रोल भी बाहर, सब कुछ बाहर, तो आरओआर को टैक्सेबल, नॉन एनओआर को नॉन टैक्सेबल और नॉन रेजिडेंट को नॉन टैक्सेबल। अब देखो फिफ्थ, अब यहां पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सेम सिचुएशन है, सेम। ये देखो, रिसीव आउटसाइड, एक्रूराइज आउटसाइड, कंट्रोल आउटसाइड, रिसीव आउटसाइड, एक्रूराइज आउटसाइड, कंट्रोल आउटसाइड। कंफ्यूजन मत रखना। ये करंट ईयर की इनकम की बात कर रहा है, यानी प्रीवियस ईयर की इनकम की। उस साल में इनकम रिसीव हो गई है, बट हुई कहां? बाहर। एक्रूराइज कहां हुआ? बाहर। कंट्रोल कहां है? बाहर। उसी साल की बात हो रही है, तो उस केस में आरओआर को टैक्स लगेगा। अब बात हो रही है अगर पुराने सालों की इनकम, जो कमाई बाहर गई थी, रिसीव बाहर कहीं गई थी, कंट्रोल भी बाहर था, ऐसी इनकम अगर इंडिया में रेमिट की जाए तो क्या टैक्स लग जाएगा? अरे वो उसका हिसाब किताब तो पहले ही हो गया होगा, हुआ है नहीं हुआ है हमें फर्क नहीं पड़ता, टैक्स तो पहले ही हो जाना चाहिए था इसका। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई पुराने सालों की इनकम की बात करे तो इस साल में उसका कोई टैक्स लगने का मतलब नहीं है। नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल। क्या मेरी बात समझे एवरीवन? रेमिटेड वर्ड याद रहे, रेमिटेड का मतलब होता है सेंडिंग द मनी, नॉट रिसीविंग द मनी। जब भी वर्ड रेमिटेड लिखा जाएगा इसका मतलब है पैसा रिसीव बाहर हुआ है, बाहर से इंडिया में भेजा है। और जब बाहर से इंडिया में भेजा है, अच्छा मैं को एक बात बताऊं, एक मिनट, मैं इसी पॉइंट के अंदर अगर रेमिटेड लगा दूं तो फोर्थ पॉइंट में, बताओ जरा, फोर्थ पॉइंट में ही अगर रेमिटेड लगा दूं तो रेमिटेड इन इंडिया, तो क्या मेरे आंसर में फर्क आ जाएगा? जल्दी बताओ, क्या मेरे आंसर में फर्क आ जाएगा? फोर्थ पॉइंट में जहां टैक्सेबल लिखा है वो भी नॉन टैक्सेबल हो जाएगा, यानी फिफ्थ की तरह हो जाएगा आंसर। सेम ईयर की इनकम, एक्रूराइज भी सेम ईयर का, कंट्रोल भी सेम ईयर में, बट रेमिट हुआ है इंडिया में सेम ईयर में। आपसे यह पूछा जा रहा है क्या यह फिफ्थ केस बन जाएगा? जल्दी बताओ। मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के रिप्लाई की। महक का रिप्लाई मुझे दिख गया है। मुस्कान राजपूत, वकार, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। रविंद्र, सुहानी, मनीष, बिल्कुल सही जवाब, नो। अरे भाई इनकम अगर उसी साल की है, रिसीव उसी साल में की है, एक्रूराइज उधर है, कंट्रोल बाहर, मतलब सब कुछ बाहर है, बट बाहर का पैसा इंडिया में भेजा उसी साल, इसी साल की इनकम है ना, इसी साल की इनकम की टैक्सेबिलिटी तो लिख दी ना। अब बाहर का पैसा इंडिया में रेमिट किया नहीं किया इस बात से क्या लेना देना। रेमिटेड वर्ड मैं कहीं पे भी लगा दूं, मेरे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रहे, मेरे इन चारों केसेस में जो ऊपर के केसेस है ना, मेरे आंसर में किसी में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं रेमिटेड यहां लगा दूं। याद रहे, क्योंकि ये चारों प्रीवियस ईयर, करंट प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हां, अगर पुराने सालों का पैसा इंडिया में रेमिट किया गया तो ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या कहता है? इस पे टैक्स नहीं लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? ऐसे क्वेश्चन आते हैं नहीं आते हैं? आप लोगों ने देखे होंगे क्वेश्चन करते वक्त, ऐसे जरूर दिमाग में कंफ्यूजन हो जाती होगी। वो कंफ्यूजन को क्लियर कर रहा हूं। रेमिटेड वर्ड से घबराना नहीं है। याद रहे, प्रीवियस ईयर यानी करंट ईयर का रेमिटेंस हो तो अगर पहले चार केसेस में से कोई भी पॉइंट के ऊपर रेमिटेंस आ रही है तो भैया कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ नहीं करना, उसका इग्नोर करो रेमिटेंस वर्ड को। रेमिटेंस वर्ड की वैल्यू सिर्फ पुराने सालों की इनकम से है। अगर पुराने सालों की इनकम इंडिया में रेमिट की गई है और बाहर से है ना, एक्रूराइज बाहर, रिसीव बाहर, कंट्रोल बाहर, तो ऐसे केस में तीनों को नॉन टैक्सेबल। सिर्फ पॉइंट ये याद रहेगा बच्चों, याद रहेगा। चलो वेरी गुड। सेक्शन नंबर था ये 5, तो ये हो गया 6, 5। अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 कहता है इनकम डीम टू बी रिसीव इन इंडिया। जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा कि आपको लिखा हुआ था रिसीव के साथ साथ डीम टू बी रिसीव। तो अगर डीम टू बी रिसीव हो गया इंडिया में तो आपको
टैक्स ऑब्वियसली देना पड़ेगा, हाँ या ना। डीम टू बी रिसीव हो गया तो आरओआर हो, एनओआर हो या नॉन रेजिडेंट हो, तीनों को टैक्स देना पड़ता है। अब बात यह हो रही है कि ऐसी कुछ इनकम्स हैं जो कि इंडिया में रिसीव नहीं भी हुई हैं, तब भी मान लिया जा रहा है कि वो इनकम रिसीव इंडिया में हुई है। इंडिया में रिसीव नहीं भी हुई है तो भी मान लिया जा रहा है कि वो इनकम इंडिया में रिसीव हुई है। ऐसी कौन सी इनकम्स है? एनुअल एडिशन इन द बैलेंस ऑफ आरपीएफ। याद है मैंने आपको बताया था आरपीएफ प्रोविडेंट फंड 5 टाइप के होते हैं। वन ऑफ द फंड इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब ये जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है इसमें एनुअल एडिशन क्या होता है बच्चों? इंटरेस्ट होता है। क्या होता है? इंटरेस्ट। ये जो हर साल इंटरेस्ट ऐड होता है ये एनुअल एडिशन ही तो है। और जो ये एनुअल एडिशन है, आप कहीं बाहर बैठे हो, यूएस बैठे हो, तो आपके अकाउंट में ऐड होती जा रही है। अब आप मान लो आपका अपना पीएफ का अकाउंट यूएस में ट्रांसफर करा रखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया में भी है, यूएस में भी है। तो यूएस की ब्रांच में आपने पीएफ का अकाउंट ट्रांसफर करा रखा है, तो वो इंटरेस्ट आपका पीएफ का वहां पे मिल रहा है। अगर आपको वहां पर मिल रहा है तो वो मान लिया जाएगा कि वो एक रिसीव कहां हुआ है? इंडिया में। भाई पीएफ प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट इंडिया का है, बाहर का हो या ना हो। क्या मेरी बात समझे एवरीवन? क्या मेरी बात समझे एवरीवन? सो एनुअल एडिशन इन द बैलेंस ऑफ आरपीएफ, एनुअल एडिशन इन द बैलेंस ऑफ आरपीएफ रिसीव कहां हुआ? इंटरेस्ट कहां माना जाएगा? इंटरेस्ट की एडिशन रिसीव इन इंडिया। ट्रांसफर ऑफ बैलेंस फ्रॉम यूआरपीएफ टू आरपीएफ। बच्चों याद है मैंने आपको बताया था अनरिकॉग्नाइज्ड फंड से पैसा रिकॉग्नाइज्ड में ट्रांसफर हो जाए। अनरिकॉग्नाइज्ड फंड से पैसा कहां ट्रांसफर हो जाए? रिकॉग्नाइज्ड में। अब तुम बोलोगे सर अनरिकॉग्नाइज्ड क्या चीज है? अरे भाई मैंने आपको बताया था कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास राइट होते हैं कि वो जब प्रोविडेंट फंड के पेपर्स उसके पास आते हैं कि हाँ कोई कंपनी प्रोविडेंट फंड खुलवाना चाहती है अपने एम्प्लॉइज के लिए, तो वो किसी प्रोविडेंट फंड्स को रिकॉग्निशन दे देती है, किसी को नहीं देती। अगर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स उसको अनरिकॉग्नाइज कर देता है तो उनकी नजरों में वो फंड है ही नहीं। अब यूआरपीएफ से पैसा अगर आरपीएफ में ट्रांसफर हो जाए तो गवर्नमेंट कहता है उसी साल जिस साल में ट्रांसफर हुआ मान लिया जाएगा ये इनकम है विच इज डीम्ड टू बी रिसीव इन इंडिया। बिकॉज यूआरपीएफ में अगर आपको याद आ रहा हो सैलरी चैप्टर में पढ़ा था कि जो इंटरेस्ट ऐड होता है यूआरपीएफ में वो एग्जेम्प्ट होता है, जो इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है यूआरपीएफ में वो भी एग्जेम्प्ट होता है। तो और आरपीएफ में एग्जेम्प्ट नहीं होता है, आरपीएफ में एग्जेम्प्ट अप टू 9.5% होता है इंटरेस्ट के लिए। और क्या कहते हैं इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन के 12% ऑफ सैलरी होता है ना। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, वो कुछ बाउंडेशंस बना रखी हैं आरपीएफ के केस में कि इतना एग्जेम्प्ट होगा, इससे ऊपर टैक्स होगा। यूआरपीएफ के लिए नहीं बनाई, जबकि ये अनरिकॉग्नाइज्ड है, अनरिकॉग्नाइज्ड के लिए तो ज्यादा बाउंडेशन होनी चाहिए। बट गवर्नमेंट ने कहा ऐसा फंड हम जानते ही नहीं। अब पूरे ड्यूरेशन में जब तक आप जॉब कर रहे हो तब तक आप यूआरपीएफ में थे और आपको इंटरेस्ट इनकम आती रही, आपको इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन आता रहा, फंड के अंदर पैसा इकट्ठा होता रहा, कोई टैक्स नहीं लगा। रिटायरमेंट से पहले यूआरपीएफ से पैसा आरपीएफ में ट्रांसफर हो गया, मान लो कमिश्नर ने उसको रिकॉग्निशन दे दी और उसी टाइम पे आप रिटायरमेंट ले रहे हो, तो यूआरपीएफ से पैसा आरपीएफ में चला गया और आरपीएफ का पैसा आफ्टर रिटायरमेंट एग्जेम्प्ट होता है, हाँ या ना? आफ्टर रिटायरमेंट एग्जेम्प्ट होता है। इसी रीजन से गवर्नमेंट ने बोला कि भाई साहब तुम बड़े चालाक हो, अगर यूआरपीएफ से पैसा आरपीएफ में जाता है तो जिस साल में जाएगा मान लेंगे ये इनकम है और उसी साल में ये डीम टू बी रिसीव इन इंडिया मान लिया जाएगा। अब आप बाहर बैठे हो, ऑस्ट्रेलिया बैठे हो, कनाडा बैठे हो, जर्मनी बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, वो मान लिया जाएगा कि इनकम रिसीव कहां हुई है? इंडिया में, डीम टू बी रिसीव इन इंडिया। और ऐसे केस में क्या होगा, आप कहीं के भी रेजिडेंट हो, टैक्स तो आपको इंडिया में भरना पड़ेगा, हाँ या ना एवरीवन? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर इन द स्पेसिफाइड पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80 CCD। बच्चों पेंशन स्कीम याद है, एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम आप लोगों ने पढ़ा था डिडक्शंस वाले चैप्टर में, ठीक है? नेशनल पेंशन स्कीम आपने पढ़ा था डिडक्शंस वाले चैप्टर में। कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर इन द पेंशन स्कीम ऑफ एम्प्लॉय कवर्ड अंडर सेक्शन 80 CCD, ठीक है? अब इस 80 CCD के अंदर अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है पेंशन स्कीम के अंदर वो पैसा, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट कहता है आप कहीं पे भी बैठे हो ये मान लिया जाएगा कि रिसीव कहां हुई है इनकम? इंडिया में, डीम टू बी रिसीव इन इंडिया। क्या मेरी बात क्लियर होती है? कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर अगर आपके लिए पेंशन स्कीम में पैसा डालता है तो वो इनकम डीम टू बी रिसीव इन इंडिया मान ली जाएगी। नंबर 4, आपके घर से छापा पड़ने पर अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट्स रिसीव हुए, इन्वेस्टमेंट्स पता चली, एक्सपेंडिचर्स आपके कुछ पाए गए कि आपने कुछ अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर्स किए हुए हैं जिसकी आपने कोई सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दी, बुलियन पड़ा है आपके घर में, रॉ गोल्ड पड़ा हुआ है, ज्वेलरी पड़ी हुई है, ऐसे केस में अगर ये डिटेक्ट होता है ड्यूरिंग द सर्च प्रोसीडिंग यानी छापामारी के वक्त ऑन विच नो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन इज गिवन बाय द एसएससी, तो ऐसे केस में वो इनकम डीम टू बी रिसीव इन इंडिया हो जाएगी, मान लिया जाएगा। तुम कह रहे हो कि नहीं सर हम तो बाहर के हैं, हम तो यहाँ के हैं ही नहीं,
तो ये पैसा लेके जा रहे हैं बाहर, कोई बात नहीं, कुछ नहीं कहेंगे। नहीं जी नहीं, गवर्नमेंट कहता है टैक्स इंडिया में दो, क्योंकि कहां पकड़ा गया, इंडिया में। तो ये मान लिया जाएगा कि ये डीम टू बी रिसीव इन इंडिया है। और अगर डीम टू बी रिसीव इन इंडिया है तो आप रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, टैक्स कहां देना होगा, इंडिया में। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हेलो निखिल, थैंक यू बेटा। So unexplained cash credits, investments, expenditures, bullion, jewelry, etc. detected during search proceedings of which no satisfactory explanation is given by the assessee. तो ये इनकम डीम टू बी रिसीव इन इंडिया है। और लास्ट पॉइंट, डीम प्रॉफिट अंडर सेक्शन 41 एंड 59, याद है पीजीबीपी में भी पढ़ा था। अब तो मैं बोल सकता हूं, पहले जब मैं पढ़ाता था तब मैं क्या बोलता था, पढ़ेंगे, है ना, अदर सोर्सेज में भी पढ़ा था। 59 डीम प्रॉफिट, जहां पे पढ़ा था एग्जांपल्स में बैड डेट रिकवर्ड, पीजीबीपी में तो कई पढ़े थे। बैड डेट रिकवर्ड के अलावा क्या पढ़ा था, कोई भी लॉस रिकवर हो जाए, कोई भी खर्चा रिकवर हो जाए, है ना, जिसके अंदर हम लोगों ने वो भी पढ़ा था। बैलेंसिंग चार्ज, वो भी सेक्शन 41 में आता है, आपको याद होगा, वो भी पढ़ा था हम लोगों ने। इसके अंदर साइंटिफिक रिसर्च वाला एसेट जब हम बेचते हैं तो उस पर जो पैसा आता है वो भी यहीं पे आता है डीम प्रॉफिट के अंदर। याद आया कुछ? तो डीम प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 41 एंड 59। देखो जैसे मुझे वो चीजें याद हो रही है ना, दिमाग में बैठ जानी चाहिए भाई। आपके एग्जाम आ रहे हैं, आपके दिमाग में पूरे तरीके से ऐसे बैठ जानी चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन आए और सामने ऐसे लिखा है कि भाई जैसे किसी ने टेपा हो। आपने टेपा नहीं है, आपकी मेहनत है, बट कहने का मतलब है कि इस तरीके से हो कि इंस्टीट्यूट वाले भी सोचें भाई क्या बात है, क्या मेरी बात समझे। याद रहेगा ये 5 पॉइंट्स एक बारी फिर से। सेक्शन नंबर 7 रिवाइज करते हैं। सबसे पहले सेक्शन नंबर 7 में एनुअल एडिशन इन द बैलेंस ऑफ आरपीएफ, ट्रांसफर ऑफ बैलेंस फ्रॉम यूआरपीएफ टू आरपीएफ, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर इन द पेंशन स्कीम ऑफ एम्प्लॉय, और अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट्स, इन्वेस्टमेंट्स, एक्सपेंडिचर्स डिटेक्टेड ड्यूरिंग सर्च प्रोसीडिंग्स ऑफ विच नो सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन इज गिवन बाय द असेसी। याद आ रहा है ये वाला पॉइंट? ये वाले पॉइंट पे तो हमने 78% का टैक्स सीखा था। सेक्शन नंबर 68, 69, 69A, 69B, 69C, 69D। याद आ रहा है कुछ? और डीम्ड प्रॉफिट अंडर सेक्शन 41 एंड सेक्शन 59, पीजीबीपी अदर सोर्सेस। ठीक है जी। लास्ट सेक्शन पे पढ़ते हैं, इनकम डीम टू एक्रू राइज इन इंडिया, सेक्शन नंबर 9। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन नंबर 9 कहता है एक्रू राइज इन इंडिया। और एक्रू राइज इन इंडिया कब होगा? जब आपका बिजनेस कनेक्शन कहां पे होगा? इंडिया में। और गवर्नमेंट कहता है अगर आपका बिजनेस कनेक्शन तब होगा जब कोई पर्सन इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ यू। अगर आप इंडिया के नॉन रेजिडेंट हो, आप इंडिया में रहते ही नहीं हो, बट कोई एजेंट है जो आपको इंडिया में रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे केस में यह माना जा सकता है कि आपका बिजनेस कनेक्शन कहां पे है? इंडिया में। ठीक है। और वो एजेंट क्या काम कर रहा है इंडिया में? या तो ही हैज अथॉरिटी टू परस्यू द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट, मतलब वो नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे कोई भी काम कर सकता है। ठीक है। ही हैज अथॉरिटी, पावर दी गई है, उस नॉन रेजिडेंट ने पावर दिया उसको कि भाई तू मेरी जगह पे कोई भी काम कर। ठीक है। हाउएवर कौन से काम पे बिजनेस कनेक्शन इंडिया माना नहीं जाएगा? तो गवर्नमेंट ने बोला था इफ हिज एक्टिविटीज आर लिमिटेड टू परचेज ऑफ गुड्स फॉर नॉन रेजिडेंट दिस प्रोविजन विल नॉट अप्लाई। आपको याद होगा मैंने बताया था, अगर आपकी ये जो एक्टिविटीज हैं आर लिमिटेड टू परचेज ऑफ गुड्स फॉर नॉन रेजिडेंट दिस प्रोविजन विल नॉट अप्लाई। ये प्रोविजन लगेगा ही नहीं। बच्चों गुड्स परचेज किए इस देश में, परचेज करने के बाद एक्सपोर्ट कर दिए, तो गवर्नमेंट कहता है ये बिजनेस कनेक्शन इंडिया नहीं है। आप मेरे लिए अगर चाहे ये काम करते हो ना, तब ये बिजनेस कनेक्शन इंडिया नहीं माना जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर होती है? चलो आगे बढ़ते हैं। सो पर्सन हैज अथॉरिटी टू परस्यू द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट। ओके। नंबर 2, पर्सन डज नॉट हैज अथॉरिटी, उसको पावर नहीं दी है गवर्नमेंट, उसने नॉन रेजिडेंट ने कोई लीगल राइट नहीं दिया है, बट वो हैबिचुअली स्टॉक मेंटेन करता है, उस बंदे का, उस नॉन रेजिडेंट का स्टॉक मेंटेन करता है। कहां पे? इंडिया में। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बोला? अगर आप किसी नॉन रेजिडेंट का स्टॉक मेंटेन करते हो इंडिया में, तो मान लिया जाएगा कि उस नॉन रेजिडेंट का बिजनेस कनेक्शन कहां पे है? इंडिया में। नंबर 3, हैबिचुअली ऑर्डर सिक्योर करते हो, किसके लिए? नॉन रेजिडेंट के लिए। उस नॉन रेजिडेंट के लिए ऑर्डर लेके आते हो। ठीक है।
ऐसे केस में गवर्नमेंट ने बोला अगर तीनों में से आप कोई भी काम करते हो, ठीक है, या तीनों के तीनों भी करते हो, तो ऐसे केस में आपका बिजनेस कनेक्शन कहां माना जाएगा? इंडिया। फिर से, ऐसा पर्सन जो आपका एजेंट है, नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे काम कर रहा है, ठीक है, इंडिया में, हैज अथॉरिटी टू परस्यू द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट। नंबर 2, एज डज नॉट हैव अथॉरिटी बट हैबिचुअली मेंटेन स्टॉक इन इंडिया। तो गवर्नमेंट कहता है कि ऐसे केस में भी वो इंडिया का क्या मान लिया जाएगा? उसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया मान लिया जाएगा। हैबिचुअली सिक्योर ऑर्डर इन इंडिया, या तो वो ऑर्डर इंडिया में लेके आता है नॉन रेजिडेंट के लिए, तो भी उसका बिजनेस कनेक्शन क्या मान लिया जाएगा? इंडिया मान लिया जाएगा। फर्दर बच्चों, ऐसा भी हो सकता है कि आप सिर्फ एक नॉन रेजिडेंट के लिए काम नहीं करते, आप दूसरे लोग नॉन रेजिडेंट्स के लिए भी ऑर्डर लेके आते हो। तो गवर्नमेंट कहता है अगर देयर मे बी सिचुएशंस वेयर पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट सिक्योर ऑर्डर फॉर द अदर नॉन रेजिडेंट्स, तो अब दूसरे नॉन रेजिडेंट्स के लिए भी अगर आप ऑर्डर लेके आते हो, इन सच सिचुएशंस बिजनेस कनेक्शन फॉर अदर नॉन रेजिडेंट इज एस्टैब्लिश्ड। यार अगर मान लो वो नॉन रेजिडेंट का बिजनेस कनेक्शन तो इंडिया मान लिया गया है, क्रू राइज इंडिया मान लिया गया है, और आप अदर नॉन रेजिडेंट्स के लिए भी माने जाते हो, अदर नॉन रेजिडेंट्स के लिए भी काम करते हो, तो अदर नॉन रेजिडेंट्स का बिजनेस कनेक्शन इंडिया माना जा सकता है अगर वो अदर नॉन रेजिडेंट उस नॉन रेजिडेंट में, जिसका बिजनेस कनेक्शन ऑलरेडी इंडिया मान लिया गया है, अदर नॉन रेजिडेंट उस नॉन रेजिडेंट में कंट्रोल करता है, या फिर वो नॉन रेजिडेंट उस अदर नॉन रेजिडेंट को कंट्रोल करता है, या फिर दोनों एक दूसरे को सेम कंट्रोल करते हैं। क्या मेरी बात समझे? क्या मेरी बात समझे? फिर से सुनो, मैंने बोला कि आप एक नॉन रेजिडेंट के लिए काम करते हो और एक कोई और अदर नॉन रेजिडेंट के लिए भी काम करते हो। इसका बिजनेस कनेक्शन तो इंडिया साबित हो गया है, अब इसका भी बिजनेस कनेक्शन इंडिया माना जा सकता है अगर ये इसको कंट्रोल करता है। भाई अगर ऑब्वियसली इसका बिजनेस कनेक्शन अगर इंडिया में है और ये सब्सिडरी कंपनी है, तो गवर्नमेंट कह रहा है इसका भी बिजनेस कनेक्शन इंडिया मान लिया जाएगा, चाहे वो कोई काम इंडिया में करवा रहा हो या ना करवा रहा हो, मान लिया जाएगा, डीम्ड। या फिर ये कंपनी इसको कंट्रोल कर रही है, यानी ये होल्डिंग है, ये सब्सिडरी है जिसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है ऑलरेडी, तो ये भी मान लिया जाएगा। या फिर दोनों सेम कंट्रोल करते हैं, इंटर कंपनी होल्डिंग, दोनों ने एक दूसरी कंपनीज में क्या कर रखा है? होल्डिंग। ऐसी सिचुएशंस में बिजनेस कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड व्हेन अ पर्सन हैबिचुअली सिक्योर ऑर्डर इन इंडिया मेनली और होली फॉर सच नॉन रेजिडेंट्स। क्या मेरी बात समझ में आती है एवरीवन? अब एक बात और, ऐसे एजेंट्स जिनका इंडिपेंडेंट स्टेटस है उनका बिजनेस कनेक्शन इंडिया माना नहीं जाता। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि ऐसे एजेंट्स जिनका इंडिपेंडेंट स्टेटस का मतलब है वो सिर्फ एक दो बंदों के लिए काम नहीं करते, 3 बंदों के लिए काम नहीं करते, 4 बंदों के लिए काम नहीं करते, बहुतों के लिए करते हैं। उनका काम ही यही है, क्या? दूसरों के लिए काम करना। मेरा काम ही यही है। जैसे शॉपर स्टॉप, जैसे लाइफस्टाइल, ये ऐसे ब्रांड्स हैं, ये सिर्फ एक के लिए, Amazon, ये एक के लिए काम नहीं करते, वो बहुतों के लिए काम करते हैं। तो बिजनेस कनेक्शन हाउएवर शैल नॉट बी एस्टैब्लिश्ड वेयर नॉन रेजिडेंट कैरीज ऑन अ बिजनेस थ्रू अ ब्रोकर और कमीशन एजेंट और एनी अदर एजेंट हैविंग एन इंडिपेंडेंट स्टेटस। ऐसे एजेंट से काम करवाया जा रहा है जो एक इंडिपेंडेंट स्टेटस रखता है। इफ सच पर्सन इज एक्टिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उसका काम ही यही है, क्या? कि भाई एजेंसी ले लो और बेचो माल। बहुत लोग कंपनीज की एजेंसी लेते हैं, जैसे विजय सेल्स, विशाल मेगा मार्ट, ठीक है। ऐसी कंपनीज हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोग मल्टीपल ब्रांड्स के एजेंसीज लेती हैं, उनका इंडिपेंडेंट स्टेटस है। ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या बोलता है कि आप का बिजनेस कनेक्शन इंडिया माना नहीं जाएगा। मतलब ये नहीं माना जाएगा कि बाहर की कंपनी की अगर आपने एजेंसी ले भी रखी है और आप ऐसे बंदे से काम करवा रहे हो जिसका इंडिपेंडेंट स्टेटस है, तो उसका बिजनेस कनेक्शन बाहर वाली कंपनी का इंडिया में माना नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी वजह से माल नहीं बिक रहा है, इसकी वजह से माल बिक रहा है। क्या मेरी बात समझे? तो ब्रोकर और कमीशन एजेंट और एनी अदर एजेंट शैल बी डीम्ड टू हैव एन इंडिपेंडेंट स्टेटस वेयर ही डज नॉट वर्क मेनली और होली फॉर द नॉन रेजिडेंट। अगर मैं सिर्फ उसके लिए काम कर रहा होता तो मैं कहता कि मेरा इंडिपेंडेंट स्टेटस नहीं है, बट कह रहा है उस केस में इंडिपेंडेंट स्टेटस मान लिया जाता है जब आप सिर्फ उसके लिए काम नहीं करते हो, बहुतों के लिए काम करते हो। He will, however, not be considered to have an independent status in 3 situations explained above, where he is employed by such non-resident. So, where a business is carried on in India through a person referred in A, B, or C, only so much of income is attributable to the operation carried out in India shall be deemed to accrue rise in India. Government कहता है सिंपल सी बात है भाई, बिजनेस कनेक्शन साबित होने के बाद आपको ये नहीं है कि उसकी हर इनकम, नॉन रेजिडेंट की सारी इनकम पे टैक्स इंडिया में लग जाएगा। ना 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 ना,
उस नॉन रेजिडेंट की इनकम पे टैक्स सिर्फ उतने पोर्शन पे टैक्स इंडिया में लगेगा जिसका कनेक्ट जितना एट्रीब्यूटेबल इंडिया से, एट्रीब्यूटेबल इंडिया से मतलब प्रोपोर्शनेट इंडिया में कमाया। अगर 1 करोड़ रुपए की इनकम कमाई है उसने इंडिया से, तो उस 1 करोड़ रुपए के प्रोपोर्शन में टैक्स उसको कहां देना होगा? इंडिया में। क्या मेरी बात समझे? सो ऐसे केसेस में वेयर बिजनेस इज कैरिड ऑन इंडिया थ्रू अ पर्सन रेफर्ड इन ए, बी और सी, only so much of income is attributable to the operation carried out in India shall be deemed to be accrued in India. Operations now not considered as business connection. बच्चों ये बात को ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, ऐसे ऑपरेशन जो बिजनेस कनेक्शन माने नहीं जाते, वेयर ऑल ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया। अगर आपके सारे ऑपरेशंस इंडिया में नहीं होते हैं, अगर आपके सारे बिजनेस ऑपरेशंस इंडिया में नहीं होते हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि आपका बिजनेस कनेक्शन इंडिया नहीं है। क्या मेरी बात समझे एवरीवन? जल्दी बताओ। अगर आपके सारे ऑपरेशंस, बिजनेस ऑपरेशंस इंडिया में नहीं होते हैं, तो मान लिया जाएगा कि आपका बिजनेस कनेक्शन इंडिया नहीं है। सारे बिजनेस ऑपरेशन में से डिपेंड करता है दोस्तों, इन केस ऑफ बिजनेस अदर देन अ बिजनेस हैविंग बिजनेस कनेक्शन इंडिया। अच्छा एक मिनट, इसके अंदर ना 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट तो वही बिजनेस ऑपरेशंस वाली बात कि अगर उसका सारे बिजनेस ऑपरेशंस इंडिया में नहीं होते हैं, तो उतनी प्रोपोर्शनेट इनकम टैक्सेबल होगी इंडिया में जितना प्रोपोर्शनेट इनकम का रिलेशन इंडिया से। बच्चों मैंने एग्जांपल पहले भी आपको दिया था कि मान लो आप यूएस के रेजिडेंट हो, इंडिया के नॉन रेजिडेंट हो। इंडिया के तो नॉन रेजिडेंट हो गए, तो आप यूएस वाली कंपनी के एजेंसी लेकर बैठे हो और आप सिर्फ माल इंडिया में नहीं बेचते हो, आप इंडिया के अलावा यूएस में भी बेचते हो, कनाडा में भी बेचते हो, यूके में भी बेचते हो, आप बहुत सारे देशों में बेचते हो, पाकिस्तान में भी बेचते हो एग्जांपल। अब आप इतने सारे देशों में बेचते हो, आपको टैक्स यूएस वाला जो कंपनी होगी, ये जो नॉन रेजिडेंट मानी जा रही है, इसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में कितना प्रोपोर्शन होगा? जितना माल ये एजेंट इंडिया में बेच रहा होगा। तो अगर वो इंडिया में 20% माल बेच रहा है, तो जो भी प्रॉफिटेबिलिटी होगी इस यूएस वाली कंपनी की इस एजेंट के थ्रू, उस प्रॉफिटेबिलिटी का 20% प्रॉफिट पे टैक्स कहां लगेगा? इंडिया में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सिर्फ 20% प्रॉफिट पे टैक्स इंडिया में लगेगा। जैसे हो सकता है 30% माल वो एजेंट यूएस में बेचता हो, ये एजेंट है तो इंडिया का ही, ठीक है, बट वो इंडिया में भी बेचता है, यूएस में भी बेचता है, कनाडा में भी बेचता है, यूके में बेचता है, पाकिस्तान में भी बेचता है। कनाडा में भी बेचता है 10%, यूके में बेचता है 20%, पाकिस्तान में बेचता है बैलेंस, जितना बच गया सारा पाकिस्तान में बेच देता है। तो बेसिकली 20% जो इंडिया में बेचता है, तो जो भी प्रॉफिटेबिलिटी उसकी इस ट्रांजैक्शन में होगी, इस नॉन रेजिडेंट से एजेंट में जो प्रॉफिटेबिलिटी ट्रांजैक्शन होगी, मान लो प्रॉफिट है 1 करोड़ रुपए का, तो उस 1 करोड़ का 20%, 20 लाख रुपए का टैक्स, उसको 20 लाख रुपए पर टैक्स कहां देना होगा? इंडिया में। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो ये तो हो गया बिजनेस ऑपरेशंस वाली बात, ये तो हो गई बिजनेस ऑपरेशंस वाली बात कि आपको ये देखना होगा कितना एट्रीब्यूटेबल इंडिया से, ठीक है। इसके अलावा सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस वाली बात भी देखनी है कि ये हो सकता है कि आपका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में ना हो। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, अगर आप नॉन रेजिडेंट का सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में नहीं है, तो ऐसे केस में आपका बिजनेस कनेक्शन इंडिया माना नहीं जाएगा। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस का मतलब है आप बिजनेस ज्यादा अगर कहां पे करते हो, आपकी प्रेजेंस कहां पे है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, गवर्नमेंट कहता है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडिया शैल आल्सो कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस कनेक्शन इंडिया। अगर आपका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में हुआ, तो आपका बिजनेस कनेक्शन इंडिया मान लिया जाएगा। जैसे इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड सर्विसेज प्रॉपर्टी फॉर बाय द नॉन रेजिडेंट विद एनी पर्सन इन इंडिया इंक्लूडिंग द प्रोविजन ऑफ डाउनलोड ऑफ डेटा और सॉफ्टवेयर इन इंडिया। अब वो बंदा बाहर बैठा हुआ है, इंडिया में गुड्स खरीदता है, इंडिया में एजेंट है जो उसके लिए गुड्स का काम करता है, सर्विसेज का काम करता है, इंडिया में एजेंट है, गुड्स सर्विसेज या फिर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करता है, ठीक है। प्रॉपर्टी इमूवेबल भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है, टैंजेबल भी हो सकती है, इनटैंजेबल भी हो सकती है। अगर वो पेमेंट्स, एग्रीगेट ऑफ द पेमेंट्स 2 करोड़ से ज्यादा होती हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि उस नॉन रेजिडेंट का सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस कहां पे है? इंडिया में। क्या मेरी बात समझे?
नॉन रेजिडेंट का सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में तब माना जाता है जब गुड्स से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड, गुड्स सर्विसेज से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोई डाउनलोड ऑफ डेटा या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई, अगर एग्रीगेट ऑफ पेमेंट्स 2 करोड़ रुपए से ज्यादा होती हैं तो ऐसे केस में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस क्या माना जाएगा इंडिया में। बहुत बड़ी बात है, 2 करोड़ रुपए से ज्यादा पेमेंट। हाँ, अगर 2 करोड़ से ज्यादा पेमेंट्स हैं तो यस, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस कहां पे है? इंडिया। या फिर और कौन सा काम हो सकता है? ये तो हो गया गुड सर्विसेज से रिलेटेड। और क्या काम हो सकता है? देखो आज के टाइम पे ऑनलाइन का बहुत बड़ा काम है, ये ऑनलाइन से रिलेटेड काम की बात कर रहा है, जैसे कि सोशल प्लेटफॉर्म, सोसाइटी, सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस सॉलिसिटिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज और एंगेजिंग इन इंटरैक्टिंग विद यूजर्स इन इंडिया। अगर नंबर ऑफ यूजर्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये अगर इनके फॉलोअर्स 3 लाख से ज्यादा हैं जो इंडिया में, तो ऐसे केस में इनका बिजनेस कनेक्शन क्या मान लिया जाएगा? इंडिया में मान लिया जाएगा कि सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस कहां है? इंडिया में। तो भाई सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस में कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल है। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में तब मानी जाती है अगर गुड सर्विसेज से रिलेटेड पेमेंट्स कितनी होंगी? 2 करोड़ रुपए से ज्यादा। अगर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में हुआ उस नॉन रेजिडेंट का, तो उस नॉन रेजिडेंट का बिजनेस कनेक्शन इंडिया साबित हो जाता है। नंबर 2, अगर आप ऑनलाइन से रिलेटेड काम करते हो और आपके यूजर्स 3 लाख से ज्यादा हैं, तो ऐसे केस में मान लिया जाएगा कि आपका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस कहां है? इंडिया में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है विभाग? क्या मेरी बात समझ में आ रही है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस वाली? Further, the above transactions or activities shall constitute significant economic presence in India, whether or not the agreement for such transaction or activities is entered in India. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉन रेजिडेंट हैज अ रेजिडेंस और प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉन रेजिडेंट रेंडर सर्विसेज इन इंडिया, कह रहा है इन तीनों पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस अगर इन 2 पॉइंट्स की वजह से बन रहा है तो इनसे फर्क नहीं पड़ता कि वो एग्रीमेंट इंडिया में एंटर किया है नहीं किया। एग्रीमेंट फॉर सच ट्रांजेक्शंस और एक्टिविटीज, कोई एग्रीमेंट है या नहीं बेसिकली। नंबर 2, नॉन रेजिडेंट का रेजिडेंस इंडिया में है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉन रेजिडेंट सर्विसेज रेंडर करता है इंडिया में, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस वाली बात समझ में आती है। हम लोग पढ़ रहे हैं ऑपरेशंस जो बिजनेस कनेक्शन नहीं होते। ठीक है, सो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने अभी यही पढ़ा, वेयर ऑल ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया, जिसके अंदर हम लोगों ने 2 बातें पढ़ी। वेयर ऑल ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया में एक बात पढ़ी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस वाली, और एक बात पढ़ी हम लोगों ने कि जहां पर सारे ऑपरेशंस इंडिया में नहीं है, अगर कुछ ऑपरेशन, जो ऑपरेशन इंडिया में है उससे कनेक्शन जो है, जो इनकम होगी सिर्फ वो ही इंडिया में टैक्सेबल होगी, अदरवाइज टैक्सेबल नहीं होगी। क्या मेरी बात समझे? हम लोग पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से बिजनेस कनेक्शन नहीं होते। तो वेयर ऑल ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया। नंबर 2, परचेज ऑफ गुड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। अगर इंडिया में कोई गुड्स खरीदता है एक्सपोर्ट करने के लिए, दूसरे देश में भेजने के लिए, तो वो भी बिजनेस कनेक्शन इंडिया माना नहीं जाएगा। मैंने आपको बताया था। कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज, अगर कोई न्यूज एंड व्यूज कलेक्ट करने के लिए इंडिया में आता है, बाहर से कंपनी न्यूज एंड व्यूज कलेक्ट करने के लिए इंडिया में आती है, तो गवर्नमेंट कहता है ये सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, सॉरी, ये बिजनेस कनेक्शन इंडिया में माना नहीं जाएगा। भाई बीबीसी वर्ल्ड बाहर से आया इंडिया में कोई न्यूज कलेक्ट करने के लिए, तो ऐसे केस में ये इसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया माना नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग भी तो बाहर जाते हैं न्यूज एंड व्यूज कलेक्ट करने के लिए, बायलैटरल चीज है। नंबर 4, शूटिंग ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म इन इंडिया। अगर मूवी बनाने के लिए कोई बाहर की कंपनी इंडिया में आती है, तो ऐसे केस में भी उसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया माना नहीं जाएगा। 3 केसेस ऐसे हैं जहां बिजनेस कनेक्शन माना जा सकता है। अगर वो इंडिविजुअल है जो मूवी बनाने आया और वो इंडिया का सिटीजन निकला, तो बिजनेस कनेक्शन इंडिया हो सकता है। अगर वो पार्टनरशिप फर्म है, तो उसका कोई भी पार्टनर इंडिया का सिटीजन या इंडिया का रेजिडेंट नहीं होना चाहिए। अगर निकला तो बिजनेस कनेक्शन इंडिया हो सकता है। नंबर 3, अगर वो कंपनी है तो उसका कोई भी शेयर होल्डर इंडिया का सिटीजन या इंडिया का रेजिडेंट नहीं होना चाहिए, और अगर निकला तो उसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया माना जा सकता है। क्या मेरी बात समझे एवरीवन? क्या मेरी बात समझे एवरीवन? पॉइंट नंबर 5, एक्टिविटीज कन्फाइंड टू डिस्प्ले इन ऑफ द रफ डायमंड्स इन स्पेशल नोटिफाइड जोन। तो मैंने आपको ये बताया था, स्पेसिफाइड नोटिफाइड जोन गवर्नमेंट ने फॉरेन माइनिंग कंपनीज को अलाउ किया कि नोटिफाइड जोन में से डायमंड निकाल सकते हो।
और पहले इसके ऊपर टैक्स लगता था, फॉरेन कंपनीज को टैक्स पे करना पड़ता है 40%, आप तो जानते ही हो। तो इसी वजह से फॉरेन माइनिंग कंपनीज बड़ी नाराज थी, तो गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि स्पेसिफाइड नोटिफाइड जोन से आप डायमंड निकालो, ठीक है। और जो भी आप यहाँ पे डायमंड निकालोगे, जो भी आप यहाँ पे डायमंड से निकालने पर कोई कमाओगे, है ना, तो हम उस इनकम पर कोई टैक्स आपसे नहीं लेंगे, मतलब हम वो बिजनेस कनेक्शन इंडिया ही नहीं मानेंगे। ये तो अच्छी बात है, बोलो हाँ या ना। In order to facilitate the foreign mining companies to undertake the activity of display of uncut diamond, uncut diamond मतलब रफ डायमंड, रॉ डायमंड, अगर वो इंडिया से निकालते हैं तो ऐसे केस में उनकी इनकम एक्रूराइज इंडिया नहीं मानी जाएगी, यानी बिजनेस कनेक्शन इंडिया मानी नहीं जाएगी। ये अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात। क्या मेरी बात समझे? बट याद रहे स्पेसिफाइड नोटिफाइड जोन के अंदर ही। तो 5 ऐसी सिचुएशंस है जो बिजनेस कनेक्शन इंडिया मानी नहीं जाती। नंबर 1, पहली सिचुएशन, वेयर ऑल ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया। नंबर 2, परचेज ऑफ गुड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। नंबर 3, शूटिंग ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म इन इंडिया। नंबर 4, कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज। नंबर 5, एक्टिविटीज कन्फाइंड टू डिस्प्ले ऑफ रफ डायमंड एंड SNZ। समझ गए बात? अब आ जाते हैं वापस, हम बिजनेस कनेक्शन की बात कर रहे थे ना, तो बिजनेस कनेक्शन से ही रिलेटेड ये पॉइंट्स थे। तो अगर एग्जाम में बिजनेस कनेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो आपको सारी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। क्या बिजनेस कनेक्शन बताना पड़ेगा, वही एजेंट वाली बात, ठीक है। उसके अलावा आपको यह भी बताना पड़ेगा कौन कौन से ऑपरेशन बिजनेस कनेक्शन नहीं होते, ये वाले 5 पॉइंट्स। तो इसलिए थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, अगर आप प्रॉपर्टी से, कोई एसेट से, कोई सोर्स ऑफ इनकम से, इंडिया में कोई सोर्स ऑफ इनकम सिचुएटेड है और उससे आप कुछ भी इनकम कमाते हो, तो गवर्नमेंट कहता है तो आपकी इनकम एक्रूराइज इंडिया मान ली जाएगी। सो इनकम सच एज हाउस प्रॉपर्टी, आपके पास इंडिया में हाउस प्रॉपर्टी है, आप यूएस के रेजिडेंट हो, हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में है, तो रेंटल इनकम कहां पे टैक्सेबल होगी? इंडिया में होगी। जाहिर सी बात है, हाँ या ना दोस्तों? इनकम फ्रॉम सच रेंटल इनकम, जैसे आप गवर्नमेंट से पेंशन कमाते हो, बाहर बैठे हुए हो, गवर्नमेंट से पेंशन कमा रहे हो, तो एक्रूराइज कहां होगी? इंडिया में होगी, है ना। सो इनकम फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी, एसेट और सोर्स ऑफ इनकम सिचुएटेड इन इंडिया, एक्रूराइज कहां मानी जाएगी? इंडिया में। नंबर 3, इनकम थ्रू ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। भाई अगर आपके पास कोई कैपिटल एसेट है, लैंड है, वो लैंड है या शेयर्स है, आपने उन लैंड या शेयर्स को क्या कर दिया? बेच दिया। बेचने पर गेन कमाया, तो वो एक्रूराइज कहां माना जाएगा? इंडिया में माना जाएगा। क्या मेरी बात समझते हो? एक्रूराइज कहां माना जाएगा? इंडिया में माना जाएगा। नंबर 4, अगर कोई इंटरेस्ट, रॉयल्टी या टेक्निकल फीस आपने कमाई, किससे कमाई? गवर्नमेंट से कमाई। तो गवर्नमेंट से अगर आप कमाते हो इंटरेस्ट, रॉयल्टी या टेक्निकल फीस, अब गवर्नमेंट से इंटरेस्ट, रॉयल्टी, टेक्निकल फीस कब कमाते हो भाई लोग बताओ? गवर्नमेंट ने उस नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट दिया है, या फिर रॉयल्टी दी है, या फिर फीस दी है टेक्निकल सर्विस वाली, और ये नॉन रेजिडेंट ने गवर्नमेंट को क्या दिया है? भाई हो सकता है लोन दिया हो, या फिर हो सकता है कोई पेटेंट राइट दिया हो जिसके बदले में रॉयल्टी आ रही है, या फिर हो सकता है कोई टेक्निकल सर्विस दी हो जिसके बदले में फीस दी जा रही है। अब ये जो दिया जा रहा है वो गवर्नमेंट को दिया जा रहा है और गवर्नमेंट ने इसके बदले में इनकम दी। गवर्नमेंट कहती है भाई साहब टैक्स तो देना पड़ेगा, क्योंकि ये इनकम कहां मान ली जाएगी? एक्रूराइज इन इंडिया, डीम टू एक्रूराइज इंडिया है, हाँ या ना? वो कितनी चला गया गवर्नमेंट। फिर गवर्नमेंट ने लिखा इंटरेस्ट, रॉयल्टी और टेक्निकल फीस रिसीव फ्रॉम अ रेजिडेंट पर्सन इज डीम टू एक्रूराइज इन इंडिया इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट एक्सेप्ट द फॉलोइंग। क्या मैं आपको यहां पे बताता हूं, अगर आप किसी रेजिडेंट से, आप एक नॉन रेजिडेंट हो, आप एक नॉन रेजिडेंट हो, आप किसी रेजिडेंट से इनकम रिसीव करते हो इंटरेस्ट के रूप में, रॉयल्टी के रूप में, या फीस के रूप में, वो नॉन रेजिडेंट ने रेजिडेंट को क्या दिया है? लोन दिया है, पेटेंट राइट दिया है, या फिर कोई टेक्निकल सर्विस दी है। ऐसे केस में ये लोन, पेटेंट राइट और टेक्निकल सर्विस कहां पे यूटिलाइज होगी, उस पर डिपेंड करता है कि वो इनकम एक्रूराइज कहां पे हो रही है। ये नॉन रेजिडेंट को ये इनकम एक्रूराइज इंडिया में होगी या नहीं होगी, ये इस बात पर डिपेंड करती है कि ये लोन का पैसा कहां इस्तेमाल किया गया है। अगर ये सर्विसेज यूटिलाइज इंडिया में की गई हैं, ठीक है, तो ये इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी, ये एक्रूराइज इंडिया हो जाएगी। भाई सिंपल सी बात है, मैं रेजिडेंट हूं इंडिया का, मैं यहां रहता हूं, ठीक है, मैंने किसी यूएस वाली कंपनी से लोन ले लिया, ठीक है, बाहर की कंपनी है, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक बाहर की कंपनी है, बाहर से लोन लिया। अब बाहर से लोन लिया बट इंडिया में काम करने के लिए नहीं लिया, ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए लोन लिया। तो ऐसे केस में जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट मैं दूंगा उसको, उस कंपनी को, वो टैक्सेबल इंडिया में क्यों होगा? क्या मेरी बात समझे?
वो टैक्सेबल कहां होना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया में ही होना चाहिए, क्योंकि लोन का पैसा तो लगाया तो ऑस्ट्रेलिया में ही है। अगर मैं ये लोन का पैसा बाहर यूटिलाइज करता तो वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा, जो इंटरेस्ट है। इसी तरीके से पेटेंट राइट, वो नॉन रेजिडेंट पेटेंट राइट किससे लेता है? सॉरी, वो नॉन रेजिडेंट को पेटेंट राइट देता है कोई, जैसे मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी है ना, मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी, केएफसी की फ्रेंचाइजी ले ली। अब वो फ्रेंचाइजी बाहर से ले ली, अब आप वो फ्रेंचाइजी इंडिया में नहीं लगाना चाहते, बाहर लगाना चाहते हो, तो उस फ्रेंचाइजी की जो आप रॉयल्टी दोगे वो एक्रू राइज इंडिया क्यों मानी जाएगी? हाँ, अगर वो फ्रेंचाइजी लेकर आप इंडिया में फ्रेंचाइजी खोलते हो और आप रॉयल्टी देते हो तो ये रॉयल्टी एक्रू राइज क्या होगी? इंडिया में। अदरवाइज ये रॉयल्टी एक्रू राइज क्या होगी? आउटसाइड इंडिया। क्या मेरी बात समझे एवरीवन? तो ये बात आपको समझ में आती है? एग्जैक्टली ऐसी ही बात यहां पर भी लिखी जाती है जब कोई नॉन रेजिडेंट से लोन लेता है। तो मान लेते हैं ये नॉन रेजिडेंट ने इस नॉन रेजिडेंट को क्या दिया है? लोन दिया है, पेटेंट राइट दिया है, या फिर कोई टेक्निकल सर्विस दी है। और ऑब्वियसली ये नॉन रेजिडेंट बदले में इसको क्या दे रहा है? इंटरेस्ट दे रहा है, या फिर रॉयल्टी दे रहा है, या फिर फीस दे रहा है। अब पॉइंट ये हो रहा है कि ये इनकम इस बंदे को टैक्सेबल कहां होगी? इंडिया में या बाहर? अब ये इस बात पे डिपेंड करता है ये नॉन रेजिडेंट इसको यूज कहां करेगा। अगर ये नॉन रेजिडेंट इस लोन के पैसे को या पेटेंट राइट को इंडिया में यूज करता है ना, तो ऐसे केस में जो इंटरेस्ट है ये एक्रू राइज कहां होगा? इंडिया में। हाँ या ना? इस नॉन रेजिडेंट के लिए एक्रू इंडिया में हो जाएगा, और अगर एक्रू इंडिया में हो गया तो आपको, अब नॉन रेजिडेंट ही क्यों ना हो, टैक्सेबल हो जाता है। हाँ या ना? यूटिलाइज आउटसाइड इंडिया हो तो यही लोन के पैसे के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो आउटसाइड इंडिया में अगर यूटिलाइज हो रहा है तो एक्रू राइज क्या हो जाएगा? आउटसाइड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है एवरीवन? जल्दी जल्दी रिप्लाई करेंगे। ये वो चौथा पॉइंट है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर इंटरेस्ट, रॉयल्टी या टेक्निकल फीस गवर्नमेंट से मिले तो एक्रू राइज इंडिया मानी जाएगी। अगर किसी रेजिडेंट से मिलती है तो वो एक्रू राइज इंडिया मानी जाती है, बट तब नहीं मानी जाती अगर उस पैसे को इस्तेमाल कहां किया गया है? बाहर। या फिर रॉयल्टी या टेक्निकल फीस जो आप दे रहे हो दैट इज रिलेटेड टू बिजनेस प्रोफेशन, कहां के लिए? आउटसाइड इंडिया के लिए। इंटरेस्ट, रॉयल्टी या टेक्निकल फीस रिसीव अगर नॉन रेजिडेंट से हो रही है तो वो एक्रू राइज इंडिया तब मानी जाएगी अगर बोरोड मनी को यूटिलाइज कहां किया गया? इंडिया में। या फिर रॉयल्टी या टेक्निकल फीस के लिए जो पैसा दिया जा रहा है ना, जो मतलब पेमेंट दी जा रही है, वो जो सर्विसेज हैं वो उसको यूटिलाइज कहां कर रहे हो? इंडिया। क्या मेरी बात क्लियर होती है? पॉइंट नंबर 5, इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड। बच्चों, बाय वे ऑफ डिविडेंड अगर आप इनकम कमाते हो इंडियन कंपनी से, भाई आप बाहर बैठे हो, ऑस्ट्रेलिया बैठे हो, कनाडा बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, अगर इंडियन कंपनी से डिविडेंड कमाते हो तो एक्रू राइज कहां माना जाएगा? इंडिया में। सोर्स इंडिया है। हाँ या ना? बहुत सिंपल सी बात है। नंबर 6, अगर आप सैलरी कमाते हो गवर्नमेंट से फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, भाई इंडियन गवर्नमेंट है, बाहर आप बैठे हो, इंडियन गवर्नमेंट है, बाहर आप बैठे हो, बाहर आपको तनख्वाह दे रही है। क्यों दे रही है? हो सकता है आप इंडियन गवर्नमेंट के लिए बाहर काम कर रहे हो, फॉरेन एम्बेसी में काम कर रहे हो, इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे हो बाहर, तो ऐसे केस में वो इनकम एक्रू राइज कहां मानी जाएगी? इंडिया में मानी जाएगी। इसमें कोई डाउट? आपको याद है ना, इसमें अलाउंसेस और परक्विजिट्स एग्जेम्प्ट होते थे, याद आया? अलाउंसेस और परक्विजिट्स एग्जेम्प्ट होते थे, सैलरी चैप्टर में पढ़ा था। पॉइंट नंबर 7, लास्ट पॉइंट, अगर आप कोई सम ऑफ मनी यानी कोई गिफ्ट अमाउंट रिसीव करते हो रेजिडेंट इंडियन से, कौन करता है? नॉन रेजिडेंट, बाहर बैठा हुआ है नॉन रेजिडेंट, किसी रेजिडेंट इंडियन से पैसा रिसीव करता है, 50,000 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट रिसीव करता है, ठीक है, 50,000 रुपए से ज्यादा, और सम ऑफ मनी यानी मनी की बात हो रही है, अमाउंट की बात हो रही है, 50,000 से ज्यादा रिसीव करता है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट कहता है वो मान लिया जाएगा कि वो इनकम एक्रू राइज इंडिया है। मतलब उस गिफ्ट इनकम में भी क्या लग जाएगा? टैक्स लग जाएगा। कहां पर? इंडिया में। बट ऑब्वियसली बात है 50,000 से ज्यादा होगा तो हमने पढ़ा था ये चीज अदर सोर्सेस में। हाँ या ना? हाँ या ना दोस्तों? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? दैट्स इट। तो इनकम डीम्ड टू एक्रू राइज इन इंडिया, 7 पॉइंट्स हैं, याद रखना है। पहला, इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, जिसमें हमने वो एजेंट वाली कहानी पढ़ी,
और फिर हम लोगों ने उसमें पढ़े ऑपरेशंस जो बिजनेस कनेक्शन नहीं होते हैं। नंबर 2, कोई भी इनकम जो आपने किसी एसेट जो कि इंडिया में सिचुएटेड है, कोई अकाउंट जो इंडिया में सिचुएटेड है वहां से कमाया है, या कोई सोर्स ऑफ इनकम जो इंडिया में सिचुएटेड है उससे कमाया है, तो वो एक्रू राइज इंडिया होगी। इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, अगर कोई कैपिटल एसेट को बेचने पर आपने इंडिया में कोई एसेट है उसको बेचने पर इनकम कमाई है तो एक्रू राइज इंडिया होगी। अगर रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज या इंटरेस्ट अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कमाते हो, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट से कमाते हो, डिपेंड करता है कि वो यूटिलाइज कहां करते हो। अगर वो यूटिलाइज इंडिया में करते हो तो ऐसे केस में वो एक्रू राइज इंडिया मानी जाएगी। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी एक्रू राइज इंडिया मानी जाएगी। सैलरी पेबल फ्रॉम गवर्नमेंट, सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई बंदा बाहर काम कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैलरी दे रहा है, तो ऐसे केस में वो इनकम एक्रू राइज इंडिया मानी जाएगी। और रेजिडेंट इंडियन, अगर किसी नॉन कॉर्पोरेट नॉन इंडियन नॉन रेजिडेंट को, नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेजिडेंट को बाहर मतलब किसी फॉरेन एक इंडिविजुअल को 50,000 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट देता है तो वो इनकम एक्रू राइज इंडिया मान ली जाएगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो मोटा मोटा याद रहे, सेक्शंस याद रहे। 6.1 रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, 6.2 रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, 6.3 रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी, 6.4 रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एनी अदर पर्सन, 7 इनकम डीम्ड टू बी रिसीव इन इंडिया, और 9 इनकम डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। और इसके अलावा 5 पढ़ा था इंसिडेंस ऑफ टैक्स। ठीक है जी, तो ये हमारा चैप्टर हो गया है रेजिडेंशियल स्टेटस की थ्योरेटिकल पार्ट। आज हम लोग इतना ही करेंगे। अगली क्लास में मैं आपके साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो कल की क्लास में मिलते हैं बच्चों। कल की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आप लोग मेरे मटेरियल वाले क्वेश्चंस को कंप्लीट करोगे। मैंने बुक शेयर कर दी है आप लोगों के साथ। ठीक है, सीएमए वाले बच्चों को भी बुक शेयर कर रहा हूं मैं टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, और वैसे आप अभी के लिए वो बुक कॉमन है, अभी आप देख सकते हो कि ये चैप्टर सेम ही है, कोई इसमें फर्क नहीं है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो वहां से। और इसके अलावा हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, कुछ अलग क्वेश्चन लेके आऊंगा अगली क्लास, और फिर उसके बाद हम लोग एक टेस्ट रखेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस का। साथ साथ हम लोग सैलरी चैप्टर और हाउस प्रॉपर्टी के बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग ना सिर्फ ऐसे चैप्टर में उठा रहा हूं जो इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, तो पहले मैं वो वाले चैप्टर उठा रहा हूं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो इंट्रोडक्शन बिल्कुल आखिरी में कराऊंगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन में टैक्स रेट कराने हैं मुझे, और टैक्स रेट से रिलेटेड कुछ और बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, वो एक साथ कराऊंगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। बाय बाय एवरीवन, बाय।